बढ़िया, ब्यूटीफुल। ये हो गया आईटी, ये हो गया बैंक्स, दोनों हेवीवेट, दोनों इंपॉर्टेंट पॉकेट्स में भी व्यू। इस नोट पर एक काम कर रहा हूं, अब सीएनबीसी आवाज का जो मॉर्निंग पैनल है, फ्राइडे का मुनाफे की तैयारी का पैनल, वो सारा आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। आप सबको गुड मॉर्निंग। सारे स्टॉक्स वगैरह पे सब पे चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत कर देता हूं इन सबके एक एक बेहतरीन स्टॉक पिक्स के साथ। आज के टॉप कॉल्स का स्टिंग लेकर आइए नेक्स्ट। गाबा सर, क्या डिसाइड किया? गुड मॉर्निंग। आज का सबसे प्रेफर्ड ट्रेड कौन सा होगा? गुड मॉर्निंग। हम सभी को शुभकामनाएं विजय दिवस की। आपको भी सर। 93,000 सैल्यूट्स टू द इंडियन आर्म फोर्सेस, इतना ही कह सकते हैं। बिगेस्ट सरेंडर इन द हिस्ट्री ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर। और क्या चाहिए? Who could ask for anything? जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है टाइटन, और वो भी शॉर्ट साइड। उसका रीजन ये है कि हायर टाइम में देखता हूं तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, उसका ब्रीच हुआ है कल, वो आया करीब लेवल 2538 पर और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 2540। वैल्यूज मिलेगी तो नहीं, मिलती है तो शॉर्ट कर लीजिए। लोअर लेवल्स करीब 2500 और 2450, ये एक जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है टाइटन में। स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है टाइटन। चलिए गाबा जी की कॉल इस समय उसको रिविजिट करेंगे। आप एक काम करते हैं, चलते हैं दूसरी कॉल्स लेते हैं। एक मानस जी, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड लेंगे आप? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, और आप सभी लोग को विजय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, जो ट्रेड है वो एक सेल रिकमेंडेशन है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बिकवाली करने की राय रहेगी। देखिए, अभी तक तो हमने काफी बढ़िया आउट परफॉर्मेंस देखा, लेकिन कल कहीं ना कहीं चार्ट पे एक रिवर्सल के साइन क्लियरली देखने को मिले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। हालांकि अभी भी 22 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न बेरिश बना हुआ है, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। कल इंटरडे चार्ट पे एक सपोर्ट जो कि 619 के आसपास था, उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है। तो मेरा समझना है कि करेक्शन आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बिकवाली करनी है 621 621 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बिकवाली करें। 602 तक के लेवल्स आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर आप पुट ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। जो 610 का पुट ऑप्शन है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। उसके भाव 7 रुपए 80 पैसे के आसपास चल रहे हैं, वहां पर आप खरीदारी करिए। 5 रुपए के स्टॉप लॉस से 15 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, स्टेट बैंक ऑफ बिकवाली के कॉल आ रहे हैं दिग्गजों में। टाइटन पहला, दूसरा एसबीआई। सतपति साहब, आप भी कुछ बेच रहे हैं क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। हाँ आशीष जी, मुझे लगता है थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा बिगड़ गया है। प्रोबेबली एक फुल बैक मिल सकता है, लेकिन वो फुल बैक विल बी यूज्ड टू लिक्विडेट लॉन्ग पोजीशन। दैट इज व्हाट द स्ट्रक्चर इज सजेस्टिंग। निफ्टी प्रोबेबली आप देखो 18,200 को अनफोल्ड करा है, 18,500 18,550 का मुझे लगता है यहाँ पे सप्लाई रहेगा। तो लेट्स सी हाउ डज इट पैन आउट। लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा बिगड़ गया, ये मैं मानता हूँ। तो आज सेल करूंगा बाटा देखिए, कल यहाँ पे एक सीरियस ब्रेकडाउन देखा गया। अगर आप ओवरऑल इसका डेटा भी देखें तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है, हेवी शॉर्ट बिल्डअप है। 1650 के आसपास का इसका कल का क्लोज है, तो 1680 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बेचना है। फुल बैक मिले तो और बेहतर, क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस को थोड़ा एडजस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे बाटा सेल करें, तो इनिशियल स्टॉप लॉस 1680 होगा, 1600 का सपोर्ट रहेगा। लेकिन चार्ट देख के लगता है कि ये 1570 भी गिर सकता है। तो यहाँ पे हेवी शॉर्ट जो है वो बाटा में दिख रहा है। आशीष जी, और एक चीज है कि यहाँ पे अगर आपको ऑप्शंस के जरिए काम करना है, क्योंकि वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी, दोनों तरफ के स्विंग्स मिल सकते हैं कल के सेल ऑफ के बाद। तो 1660 का यानी इन द मनी का पुट आप बाय करें। 35 का कल इसका ब्रेकआउट था, 39 का क्लोज है। तो 35 के ऊपर बाय करना है 25 के स्टॉप लॉस के साथ। 70 प्लस का टारगेट रखे इस 1660 के का। ये तो बाटा का 1660 का पुट आपको ट्राई करना है। ये राजेश सतपुते जी की कॉल। राजेश सतपुते से चलते हैं राजेश पालवे जी के पास। पालवे जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग। सो मेरा जो ट्रेड रहेगा वो बाय साइड का रहेगा, और उसमें एफएमसीजी में हमें लगता है कि ब्रिटानिया पे फोकस करना चाहिए। कल के सेशन में इतने वोलेटाइल मार्केट में भी स्टॉक एक होल्ड आउट करते हुए दिख रहा था, और जिस तरीके के फॉर्मेशन ब्रिटानिया में यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ब्रिटानिया दिसंबर फ्यूचर बाय किया जा सकता है। यहाँ पे एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, और हमें लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम अपसाइड का आते हुए दिख सकता है। 4500 4520 ये दो टारगेट हमें लगता है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकते हैं। तो ब्रिटानिया फ्यूचर बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस होगा 4430 के आसपास और टारगेट होंगे 4520 तक के।
एक बाय कॉल आता हुआ जो कल होल्ड आउट कर रहा था बाजार की कमजोरी में, वो है ब्रिटानिया, जो पालविया साहब को आज पसंद आ रहा है। बैती साहब गुड मॉर्निंग। बैती साहब, आज का प्रेफर्ड ट्रेड? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। आशीष जी, आज का प्रेफर्ड ट्रेड रहेगा जी एंटरटेनमेंट में शॉर्ट कॉल। जिस हिसाब से कल चार्ट खराब हुआ है जी का, स्टॉक 20 डेमा के नीचे स्लिप हो गया और 200 डेमा के बीच पे ऊपर है। मुझे लग रहा है कि अगर 200 डेमा इसका ब्रेक होता है तो इसमें अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई होता हुआ देखने मिल सकता है। तो जी में बिकवाली की सलाह रहेगी, जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो 262 का फॉर टारगेट ऑफ 250 के लिए इसमें शॉर्टिंग पोजीशन बनाई जा सकती है। जिन्हें अगर ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल हो जाएगा ऑप्शन के थ्रू अगर ट्रेड करेंगे तो 255 का पुट खरीदने की सलाह रहेगी। 4-4.25 के करीब ये क्लोज हुआ था कल का। ₹2 का स्टॉप लॉस लेना है इसमें। मुझे लगता है कि ₹8 तक के टारगेट इसमें देखने मिल सकते हैं। जी एंटरटेनमेंट, कल मेरे ख्याल से वो नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज पे भी ये स्टॉक रिएक्ट कर रहा था, इसीलिए वो प्रेशर बढ़ा और अब बहेती साहब कह रहे हैं शायद दबाव और बढ़ सकता है। एक सेल कॉल बहेती साहब की तरफ से आता हुआ। ये सारे के सारे आज के सेशन के लिए बढ़िया से ट्रेड्स हैं, लेकिन अहमदाबाद से पार्थिव शाह साहब भी जुड़ते हुए ट्रैकॉम स्टॉक ब्रोकिंग के। पार्थिव, हाय, गुड मॉर्निंग। पार्थिव, मार्केट्स में थोड़ा आता हूं, आपसे ओवरऑल मूड गॉज करूंगा, आप कितने वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न है उस पर आगे बातचीत कर लेंगे। पहले है कोई बढ़िया सा स्टॉक जो इस तरह की गिरावट के बीच में ट्रैकॉम एक्यूमुलेट करना पसंद कर रहा हो? गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए आशीष जी, बहुत जरूरी हो गया है ऐसे मार्केट माहौल में मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे बहुत ध्यान रखिए। तो उस लिहाज से काफी सेक्टर्स हमने देखे हैं कि जो वैल्यू थे उसमें काफी रैली ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन एक सेक्टर है जो मैं बैंकिंग सेक्टर का प्रॉक्सी कहूंगा, विच इज लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत डेबिटनेस रही है। यहाँ पे पिछले 2-3 साल से कोई रीरेटिंग नहीं हुआ, वहां पर ग्रोथ आई है लेकिन वैल्यूएशंस नीगेटिव हुए। तो यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ मेरा स्टॉक रहेगा। रैशनल सिंपल है कि एक दिक्कत ये बैंक को थी, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को थी, इनको सप्लाई साइड इशू था कंटिन्यूअसली। स्टैंडर्ड लाइफ का जो स्टेक सेल था उसकी वजह से सप्लाई हो रहा था। नॉट ओनली दैट, हम चाहते थे कि जो ओपन आर्किटेक्चर सिस्टम चेंज हुआ जिसकी वजह से जो वॉलेट शेयरिंग जो ये पाते थे तो एचडीएफसी करना चाहे वो काम हो गया। लेकिन उसका अच्छी बात ये है कि बेसिकली ये कंपनी ने काफी नए बैंक चैनल, नए एजेंसी चैनल बनाए हैं। दूसरा आगे जाके जो प्रेडिक्शन है इन टर्म्स ऑफ एवरेज प्रीमियम इक्विवेलेंट ग्रोथ, ये एचडीएफसी लाइफ के लिए 15 to 18% कंपाउंडेड पेंसिल किए जा रहे हैं। और दिस इज एट सच अ पॉइंट इन टाइम कि यहाँ पे जो प्राइस टू 100 वैल्यू का जो वैल्यूएशन है, हमेशा हम देखते थे कि एचडीएफसी लाइफ का 4.5 के प्राइस टू 100 वैल्यू पे ट्रेड होता था, लेकिन आज के तारीख में इट इज 2.8 टाइम्स प्राइस टू 100 वैल्यू। तो वैल्यूएशन की लिहाज से भी मेरे ख्याल से एंट्री पॉइंट इज फैंटास्टिक। और दूसरा लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि क्यों इन्वेस्टर्स को इस तरह के स्टॉक लॉन्गर हॉराइजन के लिए रखने चाहिए। पार्थिव, थोड़ी सी ऑडियो ग्लिचेस हैं, बहुत क्लियरली समझ में नहीं आया, लेकिन एचडीएफसी लाइफ ये है बढ़िया फंडामेंटल बाय कॉल पार्थिव शाह की तरफ से। प्लीज एक्टर साहब ऑडियो रीपैच करिएगा पार्थिव का। लेकिन कल सुबह मेरे ख्याल से हम लाइफ इंश्योरेंस पे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी डिस्कस कर रहे थे कि कैसे एक नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ की तैयारी हो रही है, सारे स्टॉक स्पेस के अट्रैक्टिव हो रहे हैं, और ट्रैकॉम का भी मानना है ये वो स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ जो सबसे प्रिफर्ड पिक हो सकता है इस समय। क्विकली रैप अप कर रहा हूं, आज कुछ सेल के तड़के हैं क्योंकि कल बाकी थोड़ा सा मूड बिगड़ गया है, स्क्रीन बिगड़ गई है। गाबा सर टाइटल में बिकवाली कर रहे हैं 2540 के स्टॉप के साथ। सत्यदेव साहब बाटा पे एक सेल कॉल लेकर आए 1680 के स्टॉप के साथ, चाहे तो 1660 का पुट भी खरीद सकते हैं। मानस कह रहे हैं एसबीआई और दबाव दिखाएगा, 621 पे लगाइए स्टॉप लॉस, और चाहे तो 610 का पुट भी एसबीआई का खरीदा जा सकता है। बहेती साहब कह रहे हैं जी एंटरटेनमेंट दबाव कल जो आया सेकेंड हाफ में वो बढ़ सकता है, 262 के स्टॉप के साथ एक सेल इनिशिएट करने का कॉल। इकलौता ट्रेडिंग के लिहाज से एक बाय कॉल आता हुआ पालविया साहब की तरफ से ब्रिटानिया, वो ट्रेड 4430 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने का मन। और पार्थिव और उनकी टीम मानती है अगर कोई स्टॉक इस गिरावट में एक्यूमुलेट करना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, वो है एचडीएफसी लाइफ, जिसमें चाहे तो खरीदारी की शुरुआत की जा सकती है। चलिए, ये तो होगा आज के सारे इंपॉर्टेंट टॉप कॉल। अब जरा स्टॉक्स इन न्यूज की बारी,
और रिक्वेस्ट करी थी यतिन के साथ साथ लक्ष्मण से आज कि दिल्ली से जुड़िए, दिल्ली से भी कुछ खबरें आती हुई। दरअसल हर 15 दिन में वो जिसे हम कहते हैं ना फोर्टनाइटली रिव्यू, ये विंडफॉल टैक्स वगैरह जो लगा दिया था सरकार ने, उसका रिव्यू होता रहता है। इस बार के रिव्यू का अपडेट आ गया, आज 16 तारीख है, कल रात के रिव्यू का अपडेट आज सुबह सुबह आया है। लक्ष्मण क्या कहता है रिव्यू? कुछ नीचे टिकर टीम चला रही है कि अच्छे खासे सब्सटैंशियल रिडक्शन होते हुए टैक्सेशन में। रिडक्शन कह लें या फिर कहें कि अब विंडफॉल टैक्स का जो खौफ था या फिर जो प्रावधान था वो लगभग खत्म होने का गारा पहुंचता जा रहा है और सरकार ने विंडफॉल टैक्स में अब तक की सबसे बड़ी कटौती की है। और कच्चे तेल पर जो विंडफॉल टैक्स होता है, यानी घरेलू उत्पादन जो कच्चे तेल का करते हैं, उस पर सरकार ने विंडफॉल टैक्स 4,900 रुपए प्रति लीटर से घटा करके, प्रति टन से घटा करके 1,700 रुपए प्रति टन कर दिया है। यानी सिर्फ अब 1,700 रुपए प्रति टन रह गया है पेट्रोल कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स। पेट्रोल पर सरकार ने, आपको याद हुआ कि एक हफ्ते फोर्टनाइट के बाद ही ड्यूटी हटा दी थी, तो वो ड्यूटी हटी ही है, तो उसमें किसी भी तरह कोई बदलाव नहीं है। यानी पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, पेट्रोल पर कोई विंडफॉल टैक्स नहीं होगा। एटीएफ पे सरकार ने विंडफॉल टैक्स में बड़ी कटौती की है, ये 5 रुपए प्रति लीटर से घटा करके 1.5 रुपए प्रति लीटर करने का फैसला लिया गया है। यह भी अब तक की सबसे बड़ी कटौती है। डीजल के एक्सपोर्ट पर भी ड्यूटी जो है 8 रुपए प्रति लीटर से घटा करके 5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई। 5 रुपए प्रति लीटर बता दूं कि इसमें 3.5 रुपए तो एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है और 1.5 रुपए एडिशनल एक्साइज ड्यूटी होती है। तो ये भी अब तक की सबसे बड़ी कटौती है। यहां पे एक चीज बता दूं कि आपको याद होगा कि जब सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगाया था उस वक्त कहा था कि अभी $110 के आसपास कच्चे तेल की कीमतें चल रही हैं, अगर $40 तक की कमी आती है तो हम इसको खत्म कर देंगे। तो मुझे लगता है जिस तरीके से कमी आई है, कमी और आगे आती है, तो इसको खत्म करने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लक्ष्मण जी शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो देखिए इस चीज को एक कैसे समझना होगा कि अब ये विंडफॉल टैक्स कम हुआ है क्योंकि वो गवर्नमेंट ने साफ बोला भी था कि अगर उस तरफ क्रूड जाएगा तो हम उसको कम करेंगे, और अब ब्रेंट क्रूड 80 के करीब आ गया है और 70 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन ऐसे इस पूरी घटना से एक चीज साबित हुई है आशीष, एक बार जरा ओएनजीसी का चार्ट लेकर आइए 12 महीने का। ओएनजीसी में एक अच्छी खासी रैली बन रही थी और जब एक लग रहा था कि ओएनजीसी को कोई सब्सिडी शेयर नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक $1 टाइम पर स्टेबल था, और उसके बाद आप देखिए वो एक जो रैली बन रही थी वो एक कहां पर जाके थमी 187 पर। अब देखिए अगर विंडफॉल टैक्स अगर 0 होने की तरफ जा रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, ये जो क्रूड पे है, तो क्यों ओएनजीसी वापस 187 के लेवल पर नहीं है? क्योंकि एक रैली ब्रेक हो गई, एक जो मार्केट का एक कन्विक्शन चल रहा था वो ब्रेक हो गया। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो स्टेप गलत था, गवर्नमेंट के लिए वो स्टेप बिल्कुल सही था, वो जरूरी भी है क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस खाली स्टॉक मार्केट नहीं हो सकती, गवर्नमेंट का फोकस एक आम जनता होती है और वो उसी हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये स्टॉक्स लिस्टेड हैं और आप अगर उसमें उन स्टॉक्स को अप्रोच कर रहे हैं तो ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। अब यहां पर एक रिस्क फैक्टर बन गया और ये क्लियरली अब इंडिकेट कर दिया गया आपको कि $70 से ऊपर अब ओएनजीसी नहीं बनाएगी। अब चाहे क्रूड कितना भी पहुंच जाए, आप उसकी अर्निंग्स को एक्सेल में ऐसे नहीं डाल सकते कि 75 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया। आप एक मैक्सिमम जितना भी हो गया 70 पर एक कैप कर दीजिए कि 70 से ऊपर ओएनजीसी नहीं बनाएगा, उससे ज्यादा पैसा ओएनजीसी को नहीं बनने को। और लोअर साइड पे सपोर्ट नहीं है, कल को अगर क्रूड $20 है, $25 है, तो ये थोड़ा है कि फिर उसको उससे सपोर्ट मिलेगा। पर तो मार्केट डायनामिक्स है, तो मार्केट डायनामिक्स है, फिर आप तो और अगेन उसमें भी कोई मतलब फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू उनको तो लार्जर पब्लिक के हिसाब से केटर करना है। तो इसके लिए ये जो स्टॉक्स होते हैं ये कभी भी आपके कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग नहीं हो सकती। अभी पीएसयू बैंकों में रैली चल रही है, जबरदस्त रैली चल रही है, ठीक है। आपने अगर पीएसयू बैंक, यही पीएसयू बैंक सेम यूको, आईओबी वगैरह 10 साल पहले लिया था तो आप आज तक लॉसेस नर्स कर रहे होते, एक्सेप्ट फॉर एसबीआई एंड बीओबी। किसी भी पीएसयू बैंक ने आपको पैसा नहीं बना के दिया। लेकिन आपने अगर इस साल के शुरुआत में लास्ट ईयर ले लिया होता तो आप 4 टाइम्स 5 टाइम्स बना रहे हैं। तो पीएसयू कंपनियां और पीएसयू बैंक और जितना भी पीएसयू बास्केट है एक बहुत अच्छी पॉकेट है ट्रेडिंग के हिसाब से। लेकिन कोर पोर्टफोलियो बेट इसको बनाने की गलती ना करिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक रिस्क रहता है हमेशा। बिल्कुल सही। ओएनजीसी का स्टॉक स्क्रीन पे लेकर बहती साहब जरा इस सारी घटनाक्रम में फोर्टनाइटली रिव्यू का सारा इंपैक्ट लार्जली इसी स्टॉक पे दिखता है। खबर आई थी तब भी और अब जब ओवरहैंग छट रहा है तो इसी पे। पिछले कुछ दिनों से अच्छे मूव्स दिखा रहा था, पहले लगा क्रूड की चाल होगी, लेकिन इस फोर्टनाइटली रिव्यू में शायद स्ट्रीट एंटिसिपेट कर भी रही थी कि एक कट आएगा क्योंकि सबको भाव पता रहता है कितना मीनिंगफुल कट आने की गुंजाइश है। ओएनजीसी में स्ट्रेंथ ऑफ लेट रही है बहती साहब, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है?
ये आशीष जी चार्ट पे भी अच्छा दिख रहा है जिस हिसाब से स्टॉक प्लेस्ड है। कल के गिरावट में भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था ओएनजीसी का और बहुत अच्छे से होल्ड किया इसने अपने पूरे परसों के गेन्स को। हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है ओएनजीसी में 1944 का एक ऐसे मेंटेन करके इसमें तेजी की तरफ ट्रेड बनाए। थोड़ा सा हाई भी आया तो बड़े मूव्स इसमें एक्सपेक्टेशन रहते हैं। 155 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। इसे ऑप्शन के थ्रू भी प्ले करने की सलाह रहेगी। तो 148 का कॉल 148 का जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 2.70 के करीब इसका कल का क्लोज था। इसमें अगर पोजीशन बना रहे तो करीब करीब ₹1.5 का एसएल मेंटेन करे। इसमें भी ₹5 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, ये हो गया ओएनजीसी पे व्यू। बढ़िया मूव जैसे स्टॉक ने ऑफ लेट एंजॉय करे। अच्छा, दो और दिग्गज स्टॉक्स डाटा पे रखिएगा आज के ट्रेडिंग सेशन में। एक्सचेंजेस बीएसई ने अनाउंस करा था उनके सेंसेक्स में रीजिग होना है, बदलाव होना है सेमी एनुअल रिव्यू के हिस्से के तौर पे, और कहा था कि 19 दिसंबर यानी कि मंडे से वो बदलाव इफेक्टिव होंगे। पहले वो रिकैप कर दूं, बदलाव क्या थे? टाटा मोटर्स का इंक्लूजन होना था, यानी कि सेंसेक्स 30 का ऐसा बनना था, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को बाहर जाना था। अगर मंडे से बदलाव होने हैं तो जो लोग ट्रैक करते हैं उनके लिए आज एडजस्टमेंट्स का दिन होगा। आज पैसा आएगा जाएगा। कैलकुलेशंस कहते हैं, इनफैक्ट नुवामा की रिसर्च की रिपोर्ट जो कहती है टाटा मोटर्स में करीब $135 मिलियन के इनफ्लोज आने, यानी कि करीब 26 मिलियन शेयर्स की खरीदारी होनी है। डॉक्टर रेड्डीज में $100 मिलियन का आउटफ्लो होना है, करीब 1.8 मिलियन शेयर्स की बिकवाली होनी है। ये सेकेंड हाफ में लार्जली जितना कम ट्रैकिंग एरर देखना चाहते हैं आप, वो करना चाहते हैं, उतना डिले के साथ लोग ये एडजस्टमेंट्स प्ले आउट करते हैं। लार्जली 3 साढ़े 3 बजे के आसपास वो एडजस्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन एक इनफ्लो और आउटफ्लो इन दोनों स्टॉक्स में आना है। ऐसे में क्विकली इसमें एक चीज होगी। मैं एक चीज बोल रहा हूं, आज डॉक्टर रेड्डीज बॉटम आउट हो जाएगा और नियर टर्म के लिए टाटा मोटर्स टॉप आउट हो जाएगा। ये क्योंकि एक हमेशा होता है, एक जो भी इंडेक्स से बाहर जा रहा होता है वो आप नॉर्मली नोटिस करेंगे एक्चुअली बॉटम आउट कर देता है। और डॉक्टर रेड्डीज वैसे काफी एक, मैं इसका टेक्निकल चार्ट भी देख रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर आ गया और फार्मा में एक आउट परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक। और तो हाँ, ऑब्वियसली एक मार्केट रिस्क है कि अगर यहाँ से मार्केट ही बहुत ज्यादा गिर जाएगा तो अलग बात है। लेकिन ये देखिए, इसका अगर आप चार्ट देखेंगे तो एक काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। और जो रेड बार है, अगर ये आज वो थोड़ा सा गिरा और सेंसेक्स से बाहर गया, उसकी वजह से जो फ्लोज का इम्पैक्ट होगा, तो मुझे लग रहा है कि एक क्लियरली एक बॉटम बनाएगा डॉक्टर रेड्डीज। और नियर टर्म में जैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ग्लोबल क्यूज भी काफी खराब है, अगर सिर्फ इसकी वजह से टाटा मोटर्स में रैली आई तो फिर वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। और यहाँ हमेशा से ऐसे हुआ है, लार्जली इंडेक्स के बाहर जो स्टॉक्स जाते हैं अच्छा मूव, अच्छा बिहेवियर दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। खैर, ये दोनों स्टॉक्स में मानस कोई कहीं ट्रेड, आज तो खैर बाजार का मूड आपके मॉर्निंग की पिक से ही समझ में आ गया, लेकिन फिर भी इनमें से कोई चार्ट्स पे ऐसा पोजीशन जो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो ईदर वे इसका कोई ट्रेड लेने के लिए? देखिए, अनुज जी ने सही कहा कि डॉक्टर रेड्डीज पे ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करंटली उस पर खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन ब्रेकआउट का इंतजार करिए। देखिए, स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है 4350 के आसपास, जो कि 200 मूविंग एवरेज था। अब अगर ये 4530 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तब बिल्कुल आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में कम से कम 250 से 300 रुपए का आपको डॉक्टर रेड्डीज देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए तो नजर रखेंगे इन स्टॉक्स पर भी। और अब यतन के पास चलते हैं। और कल यतन ने फिर एक इंपॉर्टेंट स्टोरी ब्रेक की जीएमएम फॉडलर पर, और ये यतन काफी एक्चुअली बड़े डिस्काउंट पर हो रही है ये डील। बिल्कुल बड़े डिस्काउंट पे हो रही है और ब्लॉक का साइज भी बहुत बड़ा है अनुज। मैंने तो नहीं देखा बहुत सालों में इतना बड़ा ब्लॉक, क्योंकि यहाँ जीएमएम फॉडलर में जीएमएम इंक यानी इसकी जो फॉरेन को प्रमोटर थी वो पूरी तरीके से एग्जिट कर रही है। अगर आपको याद है तो इनकी इंडियन सब्सिडरी जो अब पटेल फैमिली चलाती है, इन्होंने पेरेंट को अक्वायर किया था। तो पहली बार ऐसे हुआ था कि जो एमएनसी की सब्सिडरी है वो अपने पेरेंट को अक्वायर कर रही है। ऑब्वियसली पहले से इनकी शेयर होल्डिंग थी, तो अब क्योंकि सारा का सारा बिजनेस इन्होंने बेच दिया है, तो प्रॉब्ली ये को प्रमोटर्स एग्जिट करना चाहते हैं। 1700 रुपए के फ्लोर प्राइस पे, यानी 12% के डिस्काउंट पे ये फ्लोर प्राइस तय किया गया है। ब्लॉक डील के जरिए आपको ये सौदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लगभग 1.34 करोड़ शेयर्स, यानी लगभग 30% इक्विटी आपको ब्लॉक के जरिए ट्रेड करती हुई दिखाई पड़ सकती है। और कहीं ना कहीं ये जो प्रमोटर की होल्डिंग है, जो इंडियन प्रमोटर्स है, उनके पास 26% रह जाएगा, और जो बैलेंस 30% का आसपास का हिस्सा है वो आज जीएमएम इंक जो है वो बेच देगी।
ये एक बड़ा लार्ज ट्रेड यदि आज ही होना है ना, बिल्कुल बिल्कुल ये आज लास्ट ट्रेड होना है, जो तगड़ा चंक एक बड़े 11-12% की कल की क्लोज के डिस्काउंट पे शायद एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आए। एक सेकंड, ये बायर कौन है पता चला हमको या फिर नहीं? तो ये बुक बिल्ड की है एक्सिस कैपिटल ने। तो ये काफी सारे, अगर आप शेयर होल्डिंग देखें तो 22% के आसपास फॉरेन इन्वेस्टर्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास है। मुझे लगता है सौरभ मुखर्जी का एक फंड है, उनके पास काफी सारे शेयर्स हैं। तो मुझे लगता है ये इंस्टीट्यूट ऐसे भी काफी वाइड स्प्रेड इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, तो शायद पार्टिसिपेशन ठीक ही ठाक रहना चाहिए। तो लेकिन ब्लॉक विंडो में होगी या ओपन मार्केट में? ओपन मार्केट में होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा सौदा है ये, और शायद बायर्स की लिस्ट भी ज्यादा हो, तो शायद एक प्रोबेबिलिटी बनी हुई कि शायद ओपन मार्केट में ये सौदा हो। लीकेज का भी एक रिस्क रहेगा वहाँ पे थोड़ा सा। हाँ, तो वो एक थोड़ा सा एक फर्क आएगा यहाँ पर। पार्थिव, अगर एक आज आएगा मीनिंगफुल दबाव शायद स्टॉक में आता हुआ नजर आए, इस गिरावट में जीएमएम फॉडलर में आप खरीदारी करना चाहोगे, जो कि काफी समय से कंसोलिडेट ही कर रहा है? आशीष, मेरा ऐसा मानना है कि जेएमएम फॉडलर कंपनी तो बेहतरीन है, इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स इन टर्म्स ऑफ ग्लास लाइनिंग, और बेसिकली हम जानते हैं कि जिस तरह की तेजी है केमिकल कंपनीज में, बड़ा कैपेक्स साइकिल रिवाइवल है, तो इसका बहुत बड़ा प्रॉक्सी है जेएमएम फॉडलर। मेरा एक ही कंसर्न है वैल्यूएशन। आई थिंक बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहा है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये कंपनी जो केमिकल कंपनीज, जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज को प्रोडक्ट सप्लाई करती है, तो वहां पे वैल्यूएशन बेटर है एज कंपेयर टू दिस बीइंग एज अ कैपिटल गुड्स कंपनी एज अ सप्लायर। तो आई थिंक आई एम नॉट कंफर्टेबल डिस्पाइट द फैक्ट कि 1700 के आसपास जो ब्लॉक हो रहा है, वहां पे भी वैल्यूएशन इतने कंफर्ट नहीं हो रहे। अगर मैं हिस्टोरिक ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो जेएमएम फॉडलर यूज्ड टू कोट 14 टाइम्स 15 टाइम्स, और अभी के वैल्यूएशन में देखें तो बहुत ही रिच है। तो जस्ट प्योरली बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन आई विल अवॉइड दिस काउंटर, और बेटर रहेगा कि इन्वेस्टर्स रुचि रखते हैं काफी मीडियम डाउन स्पेशलिटी केमिकल नेम्स में, जहाँ पे आने वाले 3 साल में जो कैपेक्स साइकिल होने वाली है, उसका बहुत अच्छा एसेट टर्म्स ऑफ फायदा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ और डेफिनेटली मार्जिन एक्सपेंशन। जीएमएम फॉडलर इन लेवल्स पर भी वैल्यूएशंस कंसर्न्स हैं, तो ये लार्ज ट्रेड होगा। खैर देखते हैं किस तरह से होता है, कहां से कल्मिनेट होता है, कितना इजीली एब्जॉर्ब होता है इस तरह का ह्यूज चंक। उसके बाद रिविजिट करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ इस स्टॉक को। अच्छा, मैंने सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग और उससे लाइकली फ्लोज की बात करी थी, ऐसे ही फुटसी की रीबैलेंसिंग, वो जो ऑल कैप इंडेक्स में इंक्लूजन डिलीवरी का होना था, और इतने एक लोधा का भी होना है, मैक्रोटेक डेवलपर्स का। क्या अपडेट है? आज ही होना है, वो पैसा भी आना है आज होना है। और आशीष, ये हमने थोड़े दिनों पहले हाईलाइट भी किया था। डिलीवरी एफटीएससी इंक्लूजन है लगभग $8 मिलियन, यानी 640 करोड़ 650 करोड़ के आसपास की यहाँ आपको बाइंग दिख सकती है आखिर के आधे घंटे में। और लोधा डेवलपर्स यहाँ $10 मिलियन, यानी क्लोज टू 80 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग यहां आपको देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली दोनों ही शेयर्स वेल अनाउंस्ड है, मतलब 1-1.5 महीने पहले ही अनाउंसमेंट आया था। रीबैलेंसिंग आज होना है, तो शायद इतना कोई मोमेंटम बड़ा ना आए दोनों ही स्टॉक्स में, लेकिन आखिर के आधे घंटे में वॉल्यूम जरूर आपको अच्छी तरीके से बनते हुए दिखाई देंगे, दोनों ही मैक्रोटेक डेवलपर्स और डिलीवरी में। तो इंक्लूजन्स के चलते फ्लोज इस तरफ चैनलाइज होते हुए नजर आए। आज पता नहीं इंपैक्ट कैसा होगा। डिलीवरी के दिन उस टाइम इतने खराब थे कि इस इंक्लूजन की खबर के बावजूद भी उस दिन वो स्टॉक पेट ही रहा था, वो तो याद है मुझे। आज देखते हैं कुछ हरियाली नजर आती है कि नहीं आती है इन स्टॉक्स में। $8-9 मिलियन के आसपास के फ्लोज यहां पे आते हुए नजर आएंगे। डिलीवरी पे एक चार्ट चेक ले लेता हूं क्विकली। सतपुर साहब, चार्ट देख बताइए डिलीवरी का। देखिए, चार्टिकली तो लगता है कि यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन की एक प्रोसेस है, जहां पे सपोर्ट अगर आप देखें तो 350 360 में बन रहा है। सामने अगर आप देखें तो एक रिलीफ रैली है, एक मूव आना चाहिए करीबन 400 प्लस, प्रोबेबली 410 420 तक का मूव। सो 360 के आसपास है 350 का लेवल ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 330 का। ओके, तो बॉटम फॉर्मेशन की प्रक्रिया चलती हुई आज इन्फ्लोज भी आ रहे हैं, तो स्टॉक स्वीटली पॉइज्ड नजर आता है सतपुते साहब को। आईआरसीटीसी स्क्रीन पर लेकर आइए, कल का स्टॉक भी दिखाइएगा, तगड़े दबाव में था, होना भी था। सरकार की हिस्सेदारी बेचने की खबर सामने आई थी, 6-6.5% दबाव में था ये स्टॉक। 689 690 के लेवल्स पर कल क्लोज हुआ। आज ओएफएस का डे 2, आज रिटेल सब्सक्राइब करने का दिन, जो कल नॉन रिटेल का सब्सक्रिप्शन था, ये ओएफएस 2.5% का स्टेक सेल था और 2.5% का ग्रीन शू था। वो 2.5% वाला हिस्सा दरअसल 3 गुना के बिड्स वहां पर आए नॉन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। तो सरकार ने घोषणा करी शाम को कि वो पूरा 5% स्टेक बेचेंगे, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन मिला है, ग्रीन शू का इस्तेमाल करेंगे।
कल की उस डिमांड का इंडिकेटिव प्राइस 681 रुपीज 24 पैसा है। 680 का फ्लोर था, 681 682 पर ही लार्जली वो इंडिकेटिव प्राइस सामने आता हुआ नजर आ रहा है। इस गिरावट, अब पार्थिव का ऑडियो में इशू आ रहा है। गाबा सर, आईआरसीटीसी इस गिरावट में खरीदना चाहोगे क्या? चार्ट वार्ट को अब देख के लग रहा है क्या? चार्ट को देख के लगता है नहीं, कल एक मौका था वो निकल गया, अब भी वीकनेस है। मुझे कल एक बहुत रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवर में था, बहुत माइनर रिस्क था, और लेकिन वो उसके बाद भी एक गिरावट देखी है हमने। पॉसिबल है कि और गिरावट आए, क्लियर नहीं है, लेकिन लगता है कि वीकनेस अब भी है। जब तक स्ट्रेंथ नहीं नजर आती तब तक नहीं लेना चाहिए। ट्रेड करा 689 पर नो। ठीक है, नहीं लेने का है, दूर रहने का है। स्टॉक से अभी भी दिक्कतें नजर आती हैं। कुछ और स्टॉक्स की न्यूज क्विकली अब स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कीजिएगा स्क्रीन पे, चार्ट भी दिखाइएगा। कल जाते जाते तेजी के साथ बंद हुआ। बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि इनकी एक बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर मतलब नेक्स्ट वीक के सैटरडे, जिसमें ये लोग इंटरिम डिविडेंड पे विचार करेंगे और साथ साथ जो फंड रेजिंग है उस पर भी इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। पर वो फंड रेजिंग में क्लैरिटी है एनसीडीज या डिबेंचर्स के थ्रू, तो बहुत ज्यादा स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं होगी। लेकिन सीएनबी सेवास के पैनल कई बार रिकमेंड करा था, मेरे ख्याल से कल भी टॉप कॉल था, और जाते जाते देखिए क्या तेजी पकड़ी। एसजेवीएन को खींच के लेकर आई है, उसकी खबर भी दिखाई है। कल इन्होंने बाजार बंद होने के बाद अपडेट करा कि इनकी सब्सिडरी एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी ने वो जो 1000 मेगावाट के राजस्थान बीकानेर में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसका फाइनेंशियल क्लोजर अचीव करा। दरअसल वो पुल प्रोजेक्ट जो है 5723 करोड़ रुपए का खर्च होना है, और लार्जली इस तरह के प्रोजेक्ट्स 80-20 डेट इक्विटी पे होते हैं। तो डेट का जो कंपोनेंट था पूरा 4444 करोड़ रुपए वो मोबिलाइज कर लिया गया है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने वो इंटायर डेट का इनके साथ टाई अप करा है। हिंदुस्तान फूड्स, हमें उस कंपनी को आमतौर पर ज्यादा चर्चा में नहीं आती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फूड मैन्युफैक्चरिंग लार्जली जानी जाती है। कल इसने घोषणा करी कि इन्होंने एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री एक्वायर करी है हिमाचल के बद्दी में। रैकेट बेंगाइजर की वो फैक्ट्री खरीदी गई है। हेल्थ केयर और वेलनेस डिवीजन में दरअसल पकड़ मजबूत करना चाहती है, तो ये अपनी ओटीसी ऑफरिंग्स जो है वो इनहैंस कर रहे हैं हिंदुस्तान फूड वाले। डेटामैटिक्स ग्लोबल सर्विसेज ने एक जेवी करा है क्लाउड ग्रोथ के साथ, पर वो बेसिकली अपने क्लाइंट्स को सेल्स फोर्स के सॉफ्टवेयर और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए सर्विसेज, इंटीग्रेशन सर्विसेज मुहैया कराने के लिए लार्जली ऑर्डर है या करार है। और स्टॉक वैसे भी कल बढ़िया मूव दिखा चुका है। ये सब स्टॉक्स हैं जो आज लड़ा पे रहेंगे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे एक व्यू लेना है। पालविया साहब, कल बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा था, कैसा प्लेस्ड है भाई चार्ट्स पे? तो आशीष, देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट में देखें तो स्टॉक अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि है इसका करीब 1400 के आसपास। और अगर हम स्टॉक को देखें तो अगर ये 1400 के ऊपर सस्टेन है तो हमें लगता है कि नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली यहाँ पे बनते हुए दिख सकती है। हालांकि स्टॉक में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे डिस्प्ले होते हुए दिख रही। डेली सेटअप पे भी देखें तो स्टॉक अपने सारी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जिनके पास पोजीशन है उनके लिए सलाह ये रहेगी कि 1365 के आसपास का स्टॉप लॉस फॉलो करें। अगर ये लेवल होल्ड आउट करते हैं तो हमें लगता है कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक हायर साइड पे एक ब्रेकआउट देते हुए दिखे, और फिर वहां से 1440 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। अच्छा, यतिन के पास एक बार फिर से जा रहा हूं। एक बढ़िया ब्रोकरेज रिपोर्ट एचडीएफसी बैंक ने जो एनालिस्ट मीट करी थी उसके बाद आती हुई। यतिन, भरोसा बढ़ रहा है कि नहीं? देखिए आशीष, भरोसे का अब तो बढ़ना तय है, क्योंकि मर्जर को जो है वो एक बहुत ही फास्ट प्रक्रिया के द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है। जो एनएससी बीएससी का अप्रूवल था वो भी प्रोविजनली आ चुका है थोड़े दिनों पहले। जहां तक कि बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का सवाल है, 1900 के लक्ष्य के साथ यहां वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं एचडीएफसी बैंक पे। ऑब्वियसली अब बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का मानना यह है कि मर्जर से फोकस हटके अब एग्जीक्यूशन पे बाजार जो है वो दाव लगाएगा। इनफैक्ट इनको लगता है कि ब्रांच, डिजिटल मीडियम, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो किस हिसाब से कंपनी बढ़ाएगी, इस पे अब बाजार का फोकस रहेगा। जो इनको लगता है अर्निंग्स ग्रोथ वाइज हेल्दी होना चाहिए। इनफैक्ट इनको लगता है कि करंट मार्केट प्राइस पे रिस्क रिवॉर्ड हेल्दी है, क्योंकि शेयर ने शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म किया है। शायद अब वैल्यूएशन कैचअप स्टोरी आपको दिखेगी आगे चलते हुए, और इसीलिए यहां वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, 1900 का लक्ष्य इनका। बढ़िया, धीरे ब्रोकरेज का लगातार भरोसा बढ़ रहा है। स्टॉक ने भी बढ़िया रिटर्न्स लो से दिखाई दिए भी हैं। रिस्क रिवॉर्ड इन लेवल्स पे फेवरेबल, 1900 के लक्ष्य। टेक्निकल व्यू नहीं ले रहा। आज बैंक्स पे देखते हैं ग्लोबल मूड कितना हावी होता है, उसके बाद समझेंगे फिर चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है खुलने के बाद। लेकिन
एक और स्टॉक आज अड्डा पे रखना, एक और क्या, वो पीवीआर और आइनॉक्स को दिखाइए स्क्रीन पे, और वीरू जुड़ चुके होंगे, वीरू को भी दिखाइए स्क्रीन पे भाई। फ्राइडे ड्रेसिंग के साथ वीरू आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप पीवीआर और आइनॉक्स इसीलिए मेंशन करो, कल बहुत प्लेन में थे वैसे दोनों स्टॉक्स, लेकिन आज वीरू अवतार सीक्वल रिलीज होने जा रहा है, द वे ऑफ वाटर। गावा सर कुछ बुकिंग करी क्या वीकेंड के लिए? अवतार देखने जा रहे हो क्या आप? पता है आपको, जब पिछली बार सीक्वल पहली मूवी आई थी ना अवतार 2009 में गावा सर, तब से लेकर आज तक का रिकॉर्ड है $3 बिलियन के कलेक्शन। आज तक इस तरह के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किसी मूवी ने नहीं दिखाया, तो इसीलिए होप बड़ी राइड कर रही है इसकी सीक्वल से। आज मैं आपको अजीब लगती हूँ। मैंने वो फिल्म भी नहीं देखी और इसका भी कुछ प्लान नहीं है। तो आप एक्सपेक्ट करो सलमान खान आएंगे अवतार 3 में, तब आप देखोगे पक्का 100%। 100% क्या? अवतार में कैसे आएंगे सलमान खान? आइए तो दिखाएंगे जरूर। अच्छा एक और चीज, ये वीकेंड में आप अवतार की बुकिंग पता नहीं आप मिले नहीं मिले, क्योंकि सब थिएटर्स भर गए हैं। दूसरी वीकेंड में एक और चीज है, संडे को वो फीफा के वर्ल्ड कप का फाइनल है, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। आपको पता है पूरा देश लार्जली अर्जेंटीना पे दाव लगा रहा है, उसके लिए वाउच कर रहा है, क्यों? नहीं, अच्छा पहले तो बताइए कि टाइमिंग क्या है मैच की और क्यों, अब बताइए। 8:30 बजे संडे रात में मैच है, क्यों के लिए एक इमेज स्क्रीन पर आई, ये बड़ी सोशल मीडिया में चल रही थी, वो इमेज दिखाई डॉक्टर साहब क्विकली स्क्रीन पे। ये देखिए ऊपर अर्जेंटीना का झंडा, नीचे हम लोग की पासबुक, हम दिल से अर्जेंटीनियन तो SBI मेरा SBI में खाता है, SBI ये सब बातें चलती रहेंगी, मैं क्विकली मुनाफे की तैयारी को। आशीष रही बात प्रकाश सर की, उन्हें अवतार की जरूरत नहीं, उनके पास थार है। अवतार की कोई जरूरत नहीं है प्रकाश रावत को, क्विकली यहाँ पे मुनाफी तैयारी समेट रहा हूं। शुरुआत पहला सौदा की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों की गिरावट के साथ शुरुआत के संकेत, सेंसेक्स निफ्टी करीब 50 पॉइंट नीचे, एशिया भी कमजोर। फाइनेंस ONGC और इंडिया में दिख सकता है आज एक्शन। सरकार ने घरेलू प्रोडक्शन पर विंडफॉल टैक्स में भारी कटौती की, अब करीब 4,900 रुपए प्रति टन के बजाय 1,700 रुपए प्रति टन लगेगा टैक्स। स्वागत है आप सभी का पहला सौदा में। आज आपने मुनाफे की तैयारी में सारी पूछे, इसको समझा, वॉल स्ट्रीट से संकेत क्या है, निफ्टी बैंक, स्टॉक्स एंड न्यूज और कुछ ब्लॉक डील्स जो आज होनी है, इनफैक्ट ओपन मार्केट में होनी, आप देखिए। और जीएम फॉर्मूला की आपकी स्क्रीन पर आप देखें, हैंग सेंग आज एक जिसे कहते हैं बकिंग द ट्रेंड, रेस्ट ऑफ एशिया में जो हो रहा है उससे उलट लगभग 2.5% ऊपर, रेस्ट ऑफ एशिया बैकवर्ड पैकेट ट्रेड करता हुआ। शुरुआती टिक्स इट्स 18410, करीब 49 अंक नीचे। एक आम धारणा सुबह से अगर आप देखें तो, सॉरी SGX निफ्टी का लेवल है, आम धारणा सुबह से ये है, और इनफैक्ट कुछ हद तक वो शायद सही भी हो, कि जो कल डाउ फ्यूचर्स लगभग 280-290 अंक क्लोजिंग के वक्त था, उसने शायद एक उस प्राइस डैमेज का जो कल रात को वॉल स्ट्रीट पे हुआ, उसका एक बड़ा इंपैक्ट ऑलरेडी निफ्टी पर डाल दिया है। बट स्टिल अगर आप प्री ओपन को देखें तो हमारी ट्रेजेक्टरी है जनाब, इट्स 18283, लगभग 132 अंक नीचे, 61531, 61,549 के स्तर पे 250 अंक नीचे इस वक्त सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ। बैक फुट पे क्या है, फ्रंट फुट पे क्या है, पेन कौन स्पॉन्सर कर रहा है, दर्द कहां से आ रहा है जनाब? इस वक्त अगर आप देखें तो एक बहुत स्ट्रांग मूव के बाद थोड़ा सा SBI लाइफ बैक फुट नजर आता हुआ, लेकिन याद रखिएगा इट्स टू वाइल्ड। यहां पे इस पर भरोसा, या फिर जब मैं टिप्पणी कर रहा हूं तो खुद मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, बट जो लाल निशान में है उसमें HDFC, UPL टेक, महिंद्रा एक्सेल टेक्नोलॉजी शामिल है, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ अगर कहीं पर है, और अभी जिस स्टॉक का आशीष उल्लेख कर रहे थे, लोग PVR, यहाँ पे तेजी, एस्कॉट्स, NTPC, ONGC और ONGC अगर आप देखें विंडफॉल टैक्स में जो कमी की गई, उसके बाद बाकी HUL, भारतीय एयरटेल, अदानी पोर्ट्स और टाटा केमिकल, ये कुछ ऐसे कंपनी जहां पे स्ट्रेंथ है। प्राइस डैमेज है, यस इट्स 18281, और बट जो शायद होता हुआ, जो प्राइस डैमेज जिस प्रकार में, जिस प्रोपोर्शनेट में आप देखें कल वॉल स्ट्रीट गिरा है, उस प्रोपोर्शनेट में आप देखें कम है ये, क्योंकि काफी डैमेज कल भी हो चुका था। बट याद रखिएगा एग्जैक्टली यहां से 150 पॉइंट नीचे एट 18143 वी हैव
50-day exponential moving average. चलते हैं आशीष के पास सोयाबीन रुपए की ओपनिंग और प्रीशियस मेटल्स की ओपनिंग को देखने के लिए। आशीष, ये और कमजोर हो रहा है रुपया। 82.76 पे थे, 82.85 पे खुल रहे हैं, 9 पैसे की और कमजोरी, वापस 83 की तरफ बढ़ते हुए। तो अच्छी खासी कमजोरी रुपए में। और ये बिल्कुल सही, सुबह हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि डॉलर की स्ट्रेंथ पहले तो थी, इसीलिए रुपया वीक हो रहा था। इस समय तो डॉलर भी कंसोलिडेट कर रहा है, फिर भी रुपया डे ऑन डे वीकनेस के साथ ही कामकाज कर रहा है, थोड़ा सा चिंताजनक। बाकी कमोडिटी की ओपनिंग प्लीज दिखाइए। सोना इन ग्रीन, चांदी और कच्चा तेल इन रेड। सोना फ्लैट ओपन होता हुआ, महज 2 रुपए का मामूली अपटिक, ये फ्लैट है। चांदी में 190-200 रुपए का दबाव, 1/4% की कमजोरी। और कच्चा तेल 80 रुपए के आसपास का दबाव, 1.25% की कमजोरी के साथ शुरुआत करता हुआ आज के सेशन की। चलिए, आज सुबह जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे, उनका एक क्विक रैप अप देख लीजिए। मेरी 10 की सीधा सौदा की आज की फ्राइडे की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आई। खबरों वाले हैं, मूड बिगड़ा हुआ है ग्लोबली, तो थोड़ा सा वॉच आउट करिएगा। टाटा मोटर्स फिर भी इन ग्रीन ले रहा हूं, खराब केबल क्यूज के बावजूद, क्योंकि सेंसेक्स के एडजस्टमेंट्स आज प्ले आउट होंगे। इनफ्लोज आने हैं इस स्टॉक में, क्योंकि इसका इंक्लूजन मंडे को। डॉक्टर रेड्डीज बाहर होगा, एक्सक्लूजन के चलते आउटफ्लोज होंगे और रेड रख दिया। डिलीवरी फुटसी के उस रिबैलेंसिंग का हिस्सा बनेगा, इंक्लूजन होना है, कुछ फ्लोज यहां पे चैनलाइज होने, सिर्फ इसीलिए 3 स्टॉक्स मेंशन। पीवीआर तो खैर आप लोग का फ्राइडे मूड बनाने के लिए रख लिया, लेकिन अवतार सीक्वल जो है वो आज रिलीज हो रहा है। पिछली बार वही फ्रेंचाइज बहुत कमा के गई थी, ध्यान रखिएगा। SJVN फाइनेंशियल क्लोजर अपने बीकानेर प्लांट का। हिंदुस्तान फूड्स हेल्थ और वेलनेस पे पकड़ बना रहा है, फैक्ट्री एक्वायर कर रहा है। ग्लॉस्टर आज एक्स डेट 1 for 1 का एडजस्टमेंट के बाद शायद कुछ इंटरेस्ट वापस जागे। मुर्देश्वर सिरेमिक्स की बोर्ड मीट है, प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल वारंट जारी करने पर। GMM फॉडलर की आज एक लार्ज ट्रेड है, जिसमें एक बड़ा एग्जिट होता हुआ नजर आएगा और तगड़े डिस्काउंट पर, इसीलिए रेड। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट कल चल गया है, लेकिन फिर भी रडाप रखिए। अपडेट यह है कि अगले सैटरडे को बोर्ड मीट है इंटरिम डिविडेंड और फंड रेजिंग पर। ओके, टीम में नजर डाली तो 4 तो उसमें हमने ऑयल वाले स्टॉक्स रखे हैं, जो विंडफॉल हट गया है तो उससे ONGC, OIL और MRPL चेन्नई को। इसके साथ ही विप्रो, इन्फोसिस, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, ये ADR GDR इनके वीक दिख रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें लगता दबाव रहेगा। कल्पतरू पावर को 1400-1500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है जो मिला है। दीपक फर्टिलाइजर ने अपने एक स्कीम अनाउंस की कि क्या क्या कंपनीज वो अलग करेंगे, तो ध्यान रखा जा सकता है यहाँ पे। जी हाँ, तो आपने ये देखी ट्रेजेक्ट्री एग्जैक्टली। और आप देखिए निफ्टी की, इट्स 18,328, 86 अंक नीचे। और आपने देख ली थी टीम, नीरज जी की टीम और आशीष की टीम। देखिए थोड़ा सा सेशन आज गंभीर है, फ्राइडे फैक्टर भी है, एक कल डैमेज हो चुका है और एक डैमेज अभी होना है। डैमेज कंट्रोल होगा बहुत, अगर आप देखिए इफ्स एंड बट्स। राजेश जी, इट्स अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, इतना आसान नहीं है जितना अगर आप देखें सेशन दिख रहा है, बट स्टिल आपको 2 ट्रेड्स पिक करने हैं, आपके 2 कन्वर्शन कॉल। नीरज, आपने बिल्कुल सही कहा, ये सेशन इतना इजी नहीं होगा, थोड़ा सा लाइट रह के काम करें, आज फ्राइडे भी है। देखिए आशीष जी की टीम देखिए तो मुझे जो सबसे बढ़िया था लगता वो डिलीवरी था, जिसका जिक्र आशीष जी ने अभी किया, तो आई थिंक वो काउंटर अच्छा है। 360-365 के रेंज मिले तो बाय करे, 345 का स्टॉप लॉस, सामने 385 to 400 का टारगेट बैठेगा एज फार एज स्विंग ट्रेडिंग इज कंसर्न। अगर नीरज जी की टीम देखे तो जो सबसे स्ट्रक्चर इसमें अच्छा है वो है ONGC, उसका भी जिक्र हमारी मॉर्निंग में हुआ है। तो ONGC अगर स्ट्रक्चर देखा तो यस, एक ब्रेकआउट मिला था, ऑल्सो कल का दिन पॉज का निकला, लेकिन स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ की जो बात करते हैं वो यहाँ पे ONGC में अभी भी बरकरार है। तो बाय करो 145 के स्टॉप लॉस के साथ, 152-155 ये इसकी ट्रेडिंग यानी टारगेट की रेंज होगी। इट्स अ बाय इन ONGC एंड इट्स अ बाय इन डिलीवरी। ONGC और डिलीवरी ये ज्यादा पसंद आ रहे हैं, दोनों खरीदारी करने के कॉल्स पे सतपुर साहब दाव लगाते हुए। आज के टॉप 10 प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। सबसे पहले वो फोर्टनाइटली रिव्यू आ गया है विंडफॉल टैक्स को लेकर, एक मार्क्ड रिडक्शन होता हुआ
तो कोई ओएनजीसी, कोई ऑयल इंडिया, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब आपके रडार पे रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉकेट है वो जो आज लार्ज ट्रेड होना है जेएमएम फॉडलर में। को प्रोमोटर्स या प्रोमोटर एंटिटी स्टेक बेचती हुई नजर आएंगी और अच्छे खासे 11-12% के डिस्काउंट पर 29-30% स्टेक आज बेचा जाएगा। जेएमएम फॉडलर शायद दबाव में दिखे आज के ट्रेडिंग सेशन में। सेंसेक्स की रीजिग जो होना है उसके वो मंडे को होना है। टाटा मोटर्स की एंट्री, डॉक्टर रेड्डीज का बाहर जाना, आज शायद क्लोजिंग के आसपास वो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो। टाटा मोटर्स में करीब $100 मिलियन से ज्यादा का पैसा आए, डॉक्टर रेड्डी से करीब $100 मिलियन का आसपास का पैसा जाता हुआ नजर आएगा। फुटसी की भी वो जो ऑल कैप इंडेक्स में इंक्लूजन थे 2 स्टॉक्स के, जिसमें डिलीवरी का इंक्लूजन है $8 मिलियन के आसपास का फ्लो। इवन लोधा मैक्रोटेक डेवलपर्स में भी करीब $9 मिलियन के आसपास के इनफ्लोज आने, इसीलिए स्टॉक्स रडार पे रहेंगे। दीपक फर्टिलाइजर की बोर्ड मीट का आउटकम कल आया, जिसमें ये अपने कारोबार को रीजिग कर रहे हैं, कुछ एंटिटीज को, कुछ बिजनेसेस को डीमर्ज करने की तैयारी, इसीलिए रडार पे। हिंदुस्तान फूड्स, इसने बद्दी हिमाचल में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक्वायर करी है रैकेट बेंकाइजर से, जो कि हेल्थ केयर पे फोकस करती है। अपने ओटीसी पोर्टफोलियो को तूल देने की इस कंपनी की कोशिश, अच्छी खबर। एल्केम लैब्स को यूएस एफडीए से, अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से एक दवा की हरी झंडी मिलती हुई, पर रन ऑफ द मिल न्यूज है, लेकिन रेडार पर रखना है स्टॉक को। श्रीराम ट्रांसपोर्ट बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट करा है अगले सैटरडे 24 दिसंबर को। फंड रेजिंग भी साथ साथ, और उसमें इंटरिम डिविडेंड पे भी इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। एसजेवीएन ने मेंशन करा इनके आम, जो कि बीकानेर में 1000 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उसका फाइनेंशियल क्लोजर अचीव कर लिया है। 4444 करोड़ रुपए की डेट फाइनेंसिंग टाई अप कर ली है। और फाइनली अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, रखिए मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स रडार पे। हालांकि कल पीवीआर बहुत करेक्ट हुआ है, देखते हैं आज, लेकिन मेंशन इसलिए करना है क्योंकि अवतार 2 जो है वो सीक्वल जो है आज सिनेमाघरों में हिट करती हुई नजर आएगी। इसका पहला अवतार जो था एक्चुअली 2009 का, दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाली मूवी, जो प्री ओपन सेटल हो रहा है मोटा मोटी 100 पॉइंट के आसपास का दबाव। वीरू, आधे % की कमजोरी के साथ हम फ्राइडे की शुरुआत करने जा रहे हैं। शुक्रिया आशीष। और यह अवतार का उपकार है पीवीआर पर कि थोड़ा सा बचकर, कल के दबाव से थोड़ा सा हटकर हरे रंग में ट्रेड करता हुआ। शुक्रिया आशीष इस पूरी बातचीत के लिए और एक एक करके स्टॉक समझाने के लिए। 10 के 10 अनुज, गुड मॉर्निंग। शुक्रवार, कल का प्रहार, कल ऑलरेडी एक डैमेज हो चुका था वॉल स्ट्रीट पे, फिर रात को पेन, थोड़ा डिफिकल्ट सेशन है अनुज। आई मीन कैसे अप्रोच करेंगे इस सेशन को? आई मीन दोनों इंडस्ट्रीज पे। गुड मॉर्निंग वीरू, शुक्रवार है तो वो तो एक क्लियरली एक रिलीफ है, और इस वीक के बाद ऐसा चाहिए भी था। अच्छा वीरू, देखिए कल एक 3:30 पे जब आपने मुझसे पूछा था एक अप्रोच के लिए, मैंने एक चीज एक साफ बोली थी कि मार्केट में लॉन्ग मत कैरी करिए, चाहे कितना भी आपको लगे कि इतना डिक्लाइन आ गया, क्योंकि एक वो रन ऑन द मिल वाली करेक्शन लग नहीं रही थी। और आज अगर कल आपने लॉन्ग लिया तो आज आप सीधा, अगर ये प्री ओपन राइट है तो सीधा 90-95 पॉइंट नीचे खुलेंगे। और कल हमने बहुत डिसाइसिव लेवल ब्रेक किया था, जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और क्योंकि वो दूसरी बार टेस्ट हुआ था और दूसरी बार टेस्ट पे सपोर्ट नहीं हुआ और उसके काफी नीचे बंद हुआ, उसको मैं तवज्जो दूंगा। और अब तब तक मार्केट बाय नहीं है जब तक ये इस 20 डेमा को क्रॉस करके उसके ऊपर बंद नहीं हो जाता। पोजिशनल लिहाज से तब तक बाय नहीं है। अभी शॉर्ट का मार्केट है, सेल ऑन रैली वाला मार्केट है, लेकिन गैप डाउन पे भी सेल नहीं है, क्योंकि कल ऑलरेडी इतना बड़ा डिक्लाइन, अब उस पर अगर आप ऑलरेडी सेल करेंगे तो वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 18,200 के आसपास है, तो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। तो इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि आज शायद थोड़ा सा बचें, देखें कि पहले घंटे का लो कहां बन रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है क्या, और अगर रिफ्यूज कर रहा है बहुत ज्यादा नीचे जाने से, अगर वो ऐसा हो तो शायद एक आप इंट्राडे के लिए, प्योरली इंट्राडे के लिए लॉन्ग ट्रेड ट्राई कर सकते हैं विद मॉर्निंग लो स्टॉप लॉस। लेकिन बड़ी ट्रेड अब आपकी, अब ये 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन है, जिस तरफ निकलेगी उसी तरफ जाएगी। लेकिन निफ्टी का तो मामला थोड़ा खराब हुआ है, और निफ्टी का मामला खराब करने में सबसे बड़ा हाथ है निफ्टी आईटी का। वो जो रैली बन रही थी अच्छी खासी, बहुत ही
बहुत ही गंदी वहां पर एक डिक्लाइन आई है। वो जो रेड बार बनी है 2-3 लगातार, वो जो नैस्डैक में जो रेड बार्स बनी है और उसका सीधा सीधा इंपैक्ट निफ्टी आईटी पर आता है। और आज देखिए हम सीधा 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे खुलेंगे निफ्टी आईटी पर, तो वो एक पॉकेट है जो वापस एक तरीके की बेयर मार्केट में आ गई है। अब मामला आ जाता है दो चीजों का, एक तो रिलायंस का ये थोड़ा सा विंडफॉल टैक्स वगैरह कम हुआ, थोड़ा उसका एक अगर बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग रहा है और अभी भी बैंक निफ्टी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। यहां पर अभी आप बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। तो अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जिनका एक कन्विक्शन रहता है कि मुझे बाय करना है, तो आप निफ्टी के लेवल्स ट्रैक करके बैंक निफ्टी में कोशिश करिए अगर आपको लॉन्ग ट्रेड ढूंढनी भी है तो। लेकिन ये देखिए हर डिप बाय वाली नहीं होती। मार्केट में क्लियरली एक इंडिकेशन आया है कल कि थोड़ा सा मामला बिगड़ा है कल, और थोड़ा सा एक मुझे लग रहा है कि एक बार 18,180 190 पहुंच जाएगा निफ्टी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वहां पर एक अच्छी खासी आपको एक जगह मिल जाएगी। देखिए वो जो हमारा 20,000 का निफ्टी का व्यू है, 50,000 का बैंक निफ्टी का व्यू है 2023 में, वो अपनी जगह है, लेकिन नियर टर्म में थोड़ा सा मामला कल के बाद थोड़ा सा बिगड़ा है। और याद रखिएगा निफ्टी बैंक का जहां क्लोज हुआ था अनुज, मेरे ख्याल से 13 अक्टूबर के बाद फर्स्ट टाइम दैट कि निफ्टी बैंक जो है वो अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बंद हुआ। याद रखिए छोटा था, लेकिन उसी दिन इंट्राडे में पुल बैक आता था, बट इट्स फर्स्ट टाइम जब ये उसके एवरेज के ऊपर बंद हुआ है। अच्छा, एक दो स्टॉक्स पे और व्यू लेते हैं। मानस, एक बार जरा प्लीज आप ओएनजीसी को देखिएगा, 148.35 करीब आधा % ऊपर। इनफैक्ट ओएनजीसी को छोड़ते हैं, लेट्स ब्रिंग एचयूएल। क्या क्या रिलीफ दे सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर पे आपका व्यू मानस? आज करीब करीब 2663, थोड़ा सा कल पेन था, परसों पेन था, लेकिन आज थोड़ा सा पुल बैक दिखा रहा है। आपका व्यू इस स्टॉक पे? देखिए ये जरूर है कि स्टॉक अभी भी 22 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अगर मार्केट में गिरावट देखने को मिली तो शायद आपको एफएमसीजी में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कर ले, अगर 2675 के ऊपर सस्टेन करे तब आप खरीदारी कर सकते हैं 2640 के स्टॉप लॉस के साथ। उसके फिर आपके जो टारगेट रहेंगे वो 2725 के रहेंगे। ओके, एचयूएल आपकी स्क्रीन पे अच्छा करता हुआ। बाकी अगर आप देखिए पीवीआर, जैसे कि एक बात हुई थी अवतार, और बाकी आप देखिए आज रिलायंस का थोड़ा बहुत एडवांटेज इस खबर के चलते मिलेगा या नहीं मिलेगा वो देखना होगा। और एक और चीज याद रखिएगा, कल की शॉर्टिंग में, कल अगर आप देखिए जो बाजार में शॉर्टिंग सबसे ज्यादा हुई थी, याद रखिएगा बैंकिंग में चलते चलते, उसके बाद मेटल्स में, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा शॉर्टिंग हुई थी। खैर मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ इस प्री ओपन में बात करने को है भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा क्लियर सिग्नल, क्लियर मैंडेट स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखें मिल नहीं रहा है मुझको। सिर्फ एक का दुक्का अगर आप देखें ओएनजीसी, बाकी पीवीआर, आईओसी, इंडिगो अगर आप देखें थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाता हुआ, एंड कैनफिन होम्स बिल्कुल फ्लैट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ नजर रहेगी। निफ्टी बैंक पर एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे अपने उस कॉल राइटर्स के जोन में कैसे दोबारा री एंटर करता है, जिसको कल वॉलेट किया था 43,800। चलते हैं अनुज के पास बड़ी वॉल पर, जानते हैं इस क्लोजिंग को, समझते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, ओपनिंग को बड़ी वॉल पे। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वीरू। क्लोजिंग भी कर दें तो मेरे ख्याल से ट्रेडर्स बुरा नहीं मानेंगे। आज जिस तरीके की कल की ट्रेड थी कि भाई अभी थोड़ी देर की बाजार बंद कर दो बोले, हाँ, लेकिन अच्छा जीएमएम फॉडलर का भी एक बार स्टॉक ले आते हैं, वो भी देखना जरूरी होगा आज, क्योंकि उसमें एक जो बड़ी ब्लॉक डील होनी है, तो सीधा 10.5% नीचे खुल रहा है वो स्टॉक। तो वो जो डिस्काउंट था उसी डिस्काउंट पर करीब खुलने की तैयारी है। ओपन मार्केट में शायद ये ब्लॉक होगा एग्जीक्यूट, तो इस पर भी नजर रखें। उस ब्लॉक विंडो में तो क्लियरली हुआ नहीं। अच्छा, आप चलते हैं बिग वॉल पर और देखते हैं मार्केट ओपनिंग को। निफ्टी करीब करीब 86 पॉइंट नीचे, तो प्री ओपन थोड़ा ज्यादा डरा रहा था, उतना नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं, तो शायद थोड़ा जल्दी ना बोल रहा हूं मैं, 85 पॉइंट नीचे। लेकिन देखिए, लेकिन अगर आप कल लॉन्ग लेकर गए तो इस समय आप घबराएंगे, क्योंकि एक बड़ा गैप डाउन वापस। और बैंक निफ्टी करीब करीब 200 पॉइंट नीचे है, 43,290 पर। निफ्टी आईटी सीधा खुला है 1.25% नीचे, और 370 पॉइंट नीचे 28,700 पर निफ्टी आईटी खुलता हुआ। निफ्टी मिड कैप में जबरदस्त गिरावट, 0.5% वहां पर डिक्लाइन आई है। और स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, सारे के सारे इंडिसेस में क्लियरली एक मिनी ब्रेकडाउन। इनफैक्ट निफ्टी अब 0.5% नीचे है, हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिकवर हो रहा है लोअर लेवल से, लेकिन निफ्टी में 88 पॉइंट्स का डिक्लाइन, 18,326। देखिए वो सिग्निफिकेंस थी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, और उसके नीचे बंद होने की। और कल भी एक ये वार्निंग दी गई थी आपको कि हर डिप को बाय नहीं किया जाता है। कुछ डिप्स होती हैं जिनमें अलग रहना भी जरूरी होता है, जिनमें शॉर्ट करना भी जरूरी होता है। वन साइडेड ट्रेड आप नहीं ले सकते मार्केट में।
अब देखना है कि ये कहाँ पर सेटल होगा। ये अगर फर्स्ट आवर में ये सेटल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो जो लेवल्स हमने ट्रैक किए थे निफ्टी के 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 18,194 पर है, अब हम 18,344 पर है, तो करीब करीब अभी 150 पॉइंट दूर है वहां से। और बैंक निफ्टी में भी करीब करीब 180 पॉइंट 190 पॉइंट का डिक्लाइन। आईटी इंडेक्स पे नीचे, मिड कैप इंडेक्स काफी नीचे, बाकी इंडेक्सेस भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन भी थोड़ा डिक्लाइन के फेवर में खुला है, मोस्ट एडवांसेस हैं और 1200 डिक्लाइंस हैं। अब लेकर आते हैं निफ्टी का हीट मैप और देखते हैं कहां पर सेलिंग हो रही है। मेरे ख्याल से बाइंग कम जगह हो रही है। इनफैक्ट ओएनजीसी क्लियरली वो जो विंडफॉल टैक्स में भारी कटौती हुई है उसका एक फायदा उठाता हुआ, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मूव नहीं है, सिर्फ आधे % से 1% तक का मूव है। टाटा मोटर जहां पर वो इंडेक्स इंक्लूजन हो रहा है, सेंसेक्स इंक्लूजन, वहां पर थोड़ी सी बाइंग हो रही है, आधा % ऊपर वो खुल रहा है। कोल इंडिया, रिलायंस, बजाज ऑटो, इनमें थोड़ी बाइंग है। डिक्लाइन कहां पर है? आईटी फिर से देखिए, एचसीएल टेक 1.5% नीचे, इंफोसिस 1.5% नीचे, टीसीएस, विप्रो करीब करीब 1-1.5% नीचे, टेक महिंद्रा करीब 1% नीचे। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर क्लियरली एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डीज में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ रहा है, हिंडाल्को में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ रहा है, टीसीएस, टाइटन, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी, एसबीआई लाइफ, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर सेलिंग प्रेशर आ रहा है। निफ्टी देखिए अब 110 पॉइंट नीचे, तो वो जो एसजीएक्स निफ्टी है थोड़ा शायद गलत इंडिकेशन दे रहा था आपको भी सिर्फ 40-45 पॉइंट से काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। और ये देखिए, ये मिड कैप इंडेक्स में देखिए अब क्या पिटाई हो रही है, 1% नीचे। फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा, एक कल भी वार्निंग दी थी कि ये हर डिक्लाइन में कूद के खरीदने वाली मार्केट नहीं है। यहाँ पर कल कुछ चेंज हुआ है मार्केट में, 221 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे है करीब करीब 43,271 पर, और निफ्टी करीब करीब आधा % नीचे और 18,310 पर। तो कल काफी हद तक हमने पचाया था इस डिक्लाइन को, लेकिन आज कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने वाली बात होगी। और इंडिविजुअल स्टॉक्स का जैसे मैंने चर्चा की थी आपके सामने, एक क्लियरली आईटी में जबरदस्त सेलिंग प्रेशर। इनफैक्ट एक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं, आप निफ्टी कंट्रीब्यूशन में क्लियरली नोटिस करेंगे कि सबसे ऊपर पायदान पर इंफोसिस डिक्लाइन के मामले में, और अच्छा खासा एक प्रेशर डाल रही है निफ्टी के ऊपर इंफोसिस। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आएगा अब 22 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन वे डाउन में, और एचडीएफसी भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक बार जीएमएम फॉडलर ले आते हैं, उसके बाद वीरू के पास जाएंगे और जानेंगे कि फ्यूचर्स मार्केट में कैसे कैसे ओपनिंग हुई है। जीएमएम फॉडलर करीब करीब 15% नीचे अब, तो अब देखना होगा कि ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, लेकिन इस समय 15% का डिक्लाइन वहां पर। वीरू क्या स्पॉट किया एफएनओ में? अनुज, जीएम फॉडलर की अगर आप देखें आज के इस एक्सीडेंट के बाद इंडेक्स करीब 18,335 पे और बैंक निफ्टी करीब 43,334 पे, 400 अंक नीचे निफ्टी आई। आइए देखते हैं स्टॉक स्पेसिफिक रुझान क्या है इसके पीछे। पीआई इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे, इस मंच पे काफी डिस्कस किया गया। स्टॉक को याद रखिएगा, इसकी प्लेसमेंट अभी भी बेहद शानदार, और अभी भी ये अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर्स पे ट्रेड करता हुआ है। और उसके बाद जिस स्टॉक में तेजी है उसमें याद रखिएगा ओएनजीसी स्वाभाविक है, और इस विंडफॉल टैक्स के अगर रेशनलाइज करने की खबर का इंपैक्ट इस वक्त दो स्टॉक से पड़ता हुआ, ओएनजीसी एंड हैवी वेट रिलायंस। लेट्स ब्रिंग रिलायंस आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज 2591 खुला काफी खराब, और उसके बाद कल के लो को भी वॉलेट किया ₹2 के फ्रैक्शन से, बट सडनली अगर आप देखें इसने अपने 50 एक्सपोनेंशियल एवरेज को, जिसको इसने कल क्लोजिंग बेसिस पे वॉलेट किया था, रीगेन करके करीब 2591 पे स्पॉट पे ट्रेड करता हुआ। याद रखिएगा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे, चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, लेकिन मैं खबर और इसके टेक्निकल पैटर्न के आधार पर बात कर रहा था। उसके बाद गेल अच्छा करता हुआ। कोल इंडिया, याद रखिएगा कल ऑयल एंड गैस स्पेस में, गैस यूटिलिटीज, ये सारी यूटिलिटीज में काफी अच्छी खासी तेजी थी। गेल आज एक पुल बैक देता हुआ, कोल आज एक पुल बैक देता हुआ। बीपीसीएल को देखिए यहां पर अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, इनफैक्ट बीपीसीएल डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। एक स्क्रीन पर काफी हद तक ऑयल एंड गैस स्पेस, एनर्जी स्पेस जो है वो वाइब्रेंट नजर आ रहा है। और पीईएल आपको याद होगा 2-3 दिन से इसमें एक मूव भी था। इट्स पीईएल व्हिच इज नाउ क्रॉसिंग इट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन द हायर साइड, इट्स 920 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ। और साथ ही साथ एक बार आप लेके आइएगा पावर ग्रिड, हल्का सा पुल बैक यहां पर है, और एक स्टॉक नजर आ रहा है एलकेएम, हल्का सा पुल बैक यहां पर है। और बैकफुट पे क्या है? बैकफुट एसआरएफ 2-3 दिन के बहुत स्ट्रांग हो के बाद आज कोलैप्स होता हुआ, पॉलीकैब आज बैकफुट पे है। और उसके बाद एक क्रमबद्ध तरीके से आईटी में अगर देखिए सेलिंग कोफोर्ज आपकी स्क्रीन पे, इंफोसिस आपकी स्क्रीन पे 1517 पे, और साथ ही साथ कुछ एनबीएफसीज में जिसमें एमएनएम फाइनेंस और साथ ही साथ एमएनएम फाइनेंस थोड़ा सा बैकफुट पैकेट ट्रेड करता हुआ। निफ्टी 18,360 और थोड़ा समझने की कोशिश करता हुआ अनुज, और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा इस संभलने के क्रम में अब करीब 43,400 के जोन को एक बार फिर से रीगेन करता हुआ। अनुज बिल्कुल विरुद्ध, तो देखिए एक जो हमारी अप्रोच थी कि
पहले एक बार देखें कहाँ मार्केट खुल रहा है, उसके बाद फर्स्ट आवर लो अगर आप लॉन्ग करने की इंट्राडे में कोशिश कर रहे हैं तो लॉन्ग्स जो भी होंगे वो इस मार्केट में इंट्राडे पे होंगे और वो भी सिर्फ बैंक निफ्टी पर होंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है। तो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है आपको, नीचे से अच्छा खासा इसने एक रिकवरी दिखाई। ये मार्केट में ट्रेड्स होते हैं जब वो प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करके उसके बाद रिवर्सल दिखाता है, क्योंकि उससे वो प्रीवियस डे पे जितने भी बाकी के बचे हुए ट्रेडर्स होते हैं उनको थ्रो आउट करता है, उनको निकालता है मार्केट और उसके बाद एक आपको मूव दिखाता है और अब बैंक निफ्टी ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है। लेकिन एक चीज है, मिड कैप इंडेक्स पर ध्यान रखें, थोड़ा सा मिड कैप इंडेक्स यहाँ पर गड़बड़ा रहा है और वहां पर थोड़ा कन्विक्शन कम है इस समय। तो लेकिन हाँ, निफ्टी बैंक पर तो एक जबरदस्त इंट्राडे में एक ट्रेड प्ले हुई है, एग्जैक्ट सपोर्ट से बाउंस करके करीब करीब 200 पॉइंट का बाउंस ऑलरेडी निफ्टी बैंक दिखा चुका है यहाँ पर और निफ्टी में भी थोड़ा सा एक बाउंस है। हालांकि आईटी अभी भी काफी वीक है और ये एडवांस डिक्लाइन का स्टैट्स आपके सामने। एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं जहां पर एक थोड़ा सा एक पुल बैक आ रहा है। एक बार आईसीआईसीआई बैंक लेकर आइए, अगर कोई स्टॉक मार्केट को सपोर्ट कर रहा है आज तो आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस भी इंट्राडे लेकर आइए। और वो जो एक हमने बात की थी कि ड्यूटीज वगैरह के खत्म होने से शायद थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, तो ये दो स्टॉक्स हैं जो क्लियरली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपसाइड पर। और आईसीआईसीआई बैंक तो खैर बैंक निफ्टी की भी हेल्प कर रहा है इस समय। ये देखिए कंट्रीब्यूशन प्लेट आपकी स्क्रीन पर, अब रिलायंस 17 पॉइंट और आईसीआईसीआई बैंक करीब करीब 4 पॉइंट। चलिए अब फ्रेश ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं और गाबा जी आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए पहली ट्रेड क्या होगी आपकी यहाँ पर? पहली ट्रेड गुड ओल्ड रिलायंस। रिलायंस आपको मिलना चाहिए यहाँ पर, ट्रेड करा है 2600 पर, पॉसिबल है कि 2640 तक जा सकता है, स्टॉप होगा 2580 रिलायंस। यस, एक ही ले जाएगा ऊपर मार्केट आए। ओके, चलिए रिलायंस पर बाय करिए, ये गाबा जी की कॉल है और हमारा डिस्क्लेमर वापस प्ले कर देता है, लेकिन कॉल गाबा जी की और आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछ लीजिएगा। चंदन, गुड मॉर्निंग चंदन, आप क्या ट्रेड कर रहे हैं? कल के सेलिंग के बाद आज नेगेटिव खुला है, बट कहीं ना कहीं निफ्टी वापस एक मेजर सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, तो काफी सेलेक्टिव यहाँ पे सेटअप रहेंगे और कल के मोमेंटम को आगे एक्सटेंड करने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि सिलेक्टिव एफएमसीजी या ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यहाँ पे अच्छा करेगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं एमजीएल पे फोकस करूंगा। एमजीएल 3-4 दिन से हाई हाई लो उसके सीक्वेंस बना रहा है, यहाँ पे कंपेरेटिव स्ट्रेंथ है, लो बीटा है, डाउन साइड लिमिटेड है, तो लगभग 888 के स्टॉप लॉस से एमजीएल खरीदारी की सलाह रखेंगे 935-40 के अपसाइड के लिए। जी हाँ, और मेरी स्क्रीन पे देखिए जो प्रकाश सर की कॉल थी और जो पहली स्लाइड जब आवाज ने आपको दिखाई थी कंट्रीब्यूटर्स एंड वो स्टॉक्स जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं निफ्टी की स्ट्रेंथ में, इट वाज रिलायंस। और याद रखिएगा रिलायंस अब करीब करीब 2609 पे आता हुआ। आज दो चीज अच्छा लग रही है और वो क्या, जो दो चीज बाजार के हक में नहीं थी, यस्टरडे रिलायंस और यस्टरडे आईसीआईसीआई बैंक। लुक एट आईसीआईसीआई बैंक नाउ। आईसीआईसीआई बैंक ने कल 50 डे में क्लोज किया था, मतलब वॉलेट किया था। आज आईसीआईसीआई बैंक उसको थोड़ा सा रिगेन करता हुआ, तो कुछ ऐसा कंफर्टेबल पॉइंट्स बाजार को थोड़े मिले हैं दो। रिलायंस हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया। मेरी शीट पे सिर्फ इस वक्त रिलायंस विजिबल है, स्टिल डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। मानस साहब क्या पिक करेंगे? देखिए मैं ओएनजीसी के साथ जाना चाहूंगा। ओएनजीसी में खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर विदाउट हमने 2 दिन पहले देखा 146 के लेवल ब्रेक हुए थे, कल एक पॉज देखा और आज फिर से रैली रिज्यूम हो गई है। मेरा समझना है कि 148 के स्टॉप लॉस के साथ ओएनजीसी में खरीदारी करनी है। 154 तक के आपको टारगेट्स ओएनजीसी में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं, एट द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 150 वाला, वहां पर खरीदारी करिए। 3 रुपए 50 पैसे के भाव चल रहे हैं, 2 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है 7 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, ओएनजीसी आपकी स्क्रीन पर देखिए 150 पे इट्स अ बाय। और इस बीच याद रखिएगा एक थोड़ा सा बैंक निफ्टी को समझ लीजिएगा कि 10 डे एक्सपोनेंशियल मूव जो हमने कल वॉलेट किया था वो करीब करीब अब हम रीगेन करके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और मतलब आप समझ लीजिएगा 43,450 से लेकर 500 के बीच में वो फ्लोट कर रहा है और वो साइकोलॉजिकल मार्क प्लस 10 डिमांड शायद बैंक निफ्टी अब रीगेन करने की कोशिश करता है। राजेश जी आपका कन्विक्शन कॉल? वीरेंद्र देखिए नजर तो डेफिनेटली ओएनजीसी गेल पे ही है। कल भी इस पर बात हुई थी, तो गेल देखिए 99 के आसपास है, फ्यूचर में ट्रेडर है, इसे बाय करे 97.50 के स्टॉप लॉस के साथ। मेरे हिसाब से गेल ओएनजीसी है, दोनों शॉर्ट स्कोरिंग कैंडिडेट्स है। गेल का अगर टारगेट देखे तो 104 से 105 का, यानी 4-5 रुपए तो आराम से चलेगा। इट्स अ बाइंग गेल। ओके, चलिए ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी अब ग्रीन में आता और सेंसेक्स भी ग्रीन में आता हुआ, निफ्टी भी ग्रीन में आता हुआ, तो इंट्राडे में वो जो लॉन्ग ट्रेड थी वो एक क्लियरली वर्क कर रही है। लेकिन
फिर ध्यान रखिएगा कि ये जो रैली है ये कभी भी वल्नरेबल हो सकती है डिक्लाइन में आने के लिए। उसमें अगर आप स्पेशली यूएस फ्यूचर्स ट्रैक करेंगे तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप पॉली कैप लेकर आइए एक बार जरा। एक आज अच्छे खासे जो लार्जेस्ट मिड कैप्स हैं उनकी थोड़ी पिटाई हो रही है। पॉली कैप, बीईएल, एसआरएफ और एक बार जरा एलटीआई माइंड ट्री लेकर आइए। एलटीआई माइंड ट्री इस महीने की शुरुआत में करीब 5100 तक गया था और वहां से एक वन वे डिक्लाइन इसमें 4259 का भाव अब इस समय। देखिए क्या जबरदस्त डिक्लाइन। ये देखिए, ये मुझे अच्छे से याद है उस दिन 5100 का इसमें रेट दिखा था हमने और डिक्लाइन स्टार्ट हुई जब से माइंड ट्री वाले शेयर्स क्रेडिट हुए उसके बाद से एक बड़ी डिक्लाइन यहाँ पर और 16% का आपने डिक्लाइन यहाँ पर एक दिखा है। बैती जी के पास चलते हैं, उनकी पिक ले लेते हैं। बैती जी बताइए। अमित जी, नवीन फ्यूल में एक सेविटॉल रहेगा जिस हिसाब से आज वापस केमिकल स्टॉक में प्रेशर देखने मिल रहा है और कल एक अहम लेवल उसने ब्रीच किया और अपने 200 डेमार्क के पास अप्रोच करने की अटेम्प्ट करेगा। तो मुझे लग रहा है कि नवीन फ्यूल में यहाँ पे करंट लेवल पे एक सेलिंग इनिशिएट किया जा सकता है। 4320 का एक एसएल मेंटेन करे। जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं हमें लगता है कि 4180 तक ये स्टॉक स्लाइड हो सकता है। ओके, देखिए थोड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में ग्रीन में आते ही वापस रेड में आता हुआ तो थोड़ा सा यहाँ पर दोनों साइड की ट्रेड्स चल रही हैं। पालवे जी, आपकी ट्रेड यहाँ पर इस समय? अनिल जी, एलएनटी पे फोकस है। एलएनटी में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है स्टॉक में। आज ओपनिंग के बाद भी देखा तो वहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यू बेसिस पे बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमें लगता है एलएनटी यहाँ पे एक अच्छा मूव कंटिन्यू कर सकता है। 2240 2250 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 2165 के आसपास। तो एलएनटी फ्यूचर बाय करने की सलाह है। एलएनटी फ्यूचर्स आपको बाय करना है और इस बीच एक स्टॉक लेके आइएगा जनाब और वो है इंडसइंड बैंक में देखना चाहूंगा ये क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे। इंडसइंड बैंक, यस, गजब है जनाब। इसकी लोअर शेडो यानी जहां खुला उसके बाद जो लो लगाया और अब गजब, ह्यूज ह्यूज ह्यूज। एक बार हल्की सी टिप्पणी करना चाहेंगे इस पे आप? मानस, इंडसइंड बैंक 1246 नाउ। देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर अभी भी बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। आज डिप देखने को मिला, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया और वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन आज के लिए अगर खरीदारी करनी होगी तो वो जो पॉइंट है जहां पर खरीदारी करनी है वो है 1251 का। 1251 के ऊपर निकलेगा तब खरीदारी करेंगे। 1240 पे स्टॉप लॉस है और फिर तो आप टारगेट करीब 1275 की सेट कर सकते हैं। खरीदारी केवल 1251 के ऊपर करेंगे। 1251 याद रखिएगा। वो पिवट पॉइंट मानस का जो मेंशन किया गया है वो है 1251 का। आपकी स्क्रीन पे अच्छा क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी करीब 43530 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर और आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद अगर आप देखें तो आपका इंडसइंड बैंक ठीक ठाक करता रहा। एक हैवी वेट और जो डे हाई पे शायद मेरे ख्याल से फ्लोट कर रहा है। लेट्स ब्रिंग एचडीएफसी। यही डॉक्टर साहब एचडीएफसी क्या कर रहा है इस वक्त तो वो देखना चाहूंगा मैं। और एचडीएफसी यस रिकवर होकर 2657 पे आता हुआ। और कुछ अगर आप देखें स्टॉक्स में जो रिकवरी है उसमें रिकवरी के पाथ पे एनबीएफसी और साथ ही साथ बैंक ज्यादा है, याद रखिएगा। लेट्स ब्रिंग एसबीआई। कल का अगर आप देखें एक्सीडेंट था ये और आज का एसबीआई का लो एग्जैक्टली अगर आप देखें, देखिए अभी मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रेड वेट की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट मेंशन कर रहा हूं कि यहां पे आज के लोज की क्या इंपॉर्टेंस है। आज का एसबीआई का लो जो है वो एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है एग्जैक्टली। लेकिन सिर्फ इस पे एक व्यू ले लेता हूं। यहाँ पर इंडसइंड बैंक पे व्यू लिया था और एक इस पे व्यू ले लेता हूं। चंदन, एसबीआई पे आपका टेक क्या है? 2-3 दिन पहले अगर आप देखें आपके हाउस व्यूज में एसबीआई शामिल था और मेरे ख्याल से शिवांगी ने भी परसों रिकमेंड किया था, कल रिकमेंड किया था। आप लोग कैसे पोजिशनली प्लेस्ड हैं एसबीआई पे इस वक्त? बिल्कुल एसबीआई पोजिशनली पॉजिटिव व्यू है। हालांकि 2 दिन पहले एक डेंट यहाँ पे देखने को मिला था, बेरिस एनगल्फिंग पैटर्न बना था, बट वो मार्केट प्रेशर की वजह से बना है। और हमारा अभी भी मानना है कि इस बाजार में स्टेबिलिटी और सेफ्टी पीएसयू में रहेगा और पीएसयू में सबसे सेफ काउंटर वो हेवीवेट्स में एसबीआई रहेगा। तो आप देखोगे पिछले 2 दिन पहले एक 20-22 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ था बट वो होल्ड नहीं कर पाया, बट डिप्स में वापस बाइंग आनी चाहिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि लगभग 590-595 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा और 600 की पुट में राइटिंग भी है। तो उन सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए 630 और 650 तक के अपटिक खेलने के लिए अभी भी यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति की सलाह रहेगी। ओके, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रहेगी यहाँ पर। अभी भी एसबीआई में शर्मिला जोशी भी जुड़ गई है हमारे साथ, मार्केट अब ग्रीन में और इवन मिड कैप इंडेक्स ने भी अपने लॉसेस को काफी कवर किया है। एडवांस डिक्लाइन एक्चुअली अब ग्रीन में आ गया है इन फेवर ऑफ एडवांसेस।
तो जैसे कि शुक्र है, शुक्रवार है, थोड़ा सा मार्केट कल के बाद आज सुबह एक थोड़ा सा डराया मार्केट ने और वहां से फिर एक रिकवरी दी, लेकिन रिलायंस, लार्सन एंड ट्यूब्रो और ओएनजीसी, इनमें अच्छा खासा ट्रैक्शन है। शर्मिला जी गुड मॉर्निंग। ओएनजीसी पर आपका क्या व्यू होगा? अब ये जो विंडफॉल टैक्स है ये ऑलमोस्ट अब खत्म होने के कगार पर है, जो सरकार कह भी रही थी कि $75 के आसपास शायद इसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर एक फ्रेश व्यू लेना बनता है क्या? Very honestly, from a long-term perspective, no, क्योंकि सब मेरे हिसाब से पॉजिटिव्स तो टिक करता है ये स्टॉक इन टर्म्स ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है एक्सेट्रा। लेकिन क्योंकि ये पूरा जो क्रूड और ऑयल का मामला इतना पॉलिटिकली सेंसिटिव है और इन्फ्लेशन से लिंक्ड है, तो होता क्या है कि when we saw that they were making exceptional gains, तो ये विंडफॉल टैक्स आ गया। तो पहले उनके ऊपर सब्सिडी बढ़ रहता था, तो आप उनको पैसे ही कमाने नहीं दे रहे हो। So very honestly, from a long-term perspective, I would really avoid the stock. So I do think कि जो लेवल स्टॉक पे है वो इन फ्रॉम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव ठीक है, बट इट्स नेवर बीन रियली वो बहुत बार आई थिंक मैंने इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ओएनजीसी में इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा पछताया है, तो नाउ आई रियली जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट स्पेस। ओके, चलिए एक काम करते हैं। फिकी की एनुअल कॉन्फ्रेंस में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी बोल रही हैं, तो एक बार जरा वहां कट करते हैं पहले। Highlight it again, but that one fact which besides the macroeconomic fundamentals give us the strength is a World Economic Forum data which I think all of us will have to look at, and that reassures us that the 25 years to come, the Amrit Kal that Prime Minister Narendra Modi ji keeps talking about, has a lot more than what the name Amrit Kal just indicates, but it has got absolutely fundamental statistics that we need to know, and that is the World Economic Forum telling us that there shall be 140 million middle income households added to India's economy by 2030, and 14 million high net worth individual households by 2030 again. That one set of data tells us where the market and its potential lies. An industry, after all, will have to look at from where it expects demand to generate from. And if that is the kind of size we are talking about, most often industry wonders where market of a scale exists. Market of a scale is very difficult to obtain by sheer aggregation from 10 different jurisdictions. But here is one India which by 2030, and that is not my data, it is not any research group's data, it is the World Economic Forum where all of us engage, you in your capacity and government in its own capacity, understanding how the spread of the economies are world over. So that is something which I think India's Amrit Kal is waiting for you to optimally utilize. And that's very directly linked to what you're looking for, demand generation. So that is something which I would like to have you think about at your 95th annual meeting. Second is, technology is not what we talked about yesterday, technology is what's going to be tomorrow, day after. And in that, for the scale and size that technology wants, especially the scope with ओके, तो देखिए फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ा मोटिवेट कर रही थी ये फिकी की 95th एजीएम में, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज का एक चैम्बर है, उनको थोड़ा सा एक मोटिवेशन देते हुए कि अमृत काल में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और देखिए मार्केट इस समय डेज हाई पर, और ये एक जबरदस्त आपने, और ये होती है ट्रेडिंग का। सुबह मार्केट खुला एकदम, कल के लोगों को ब्रेक किया, सबको ट्रैप किया एक साइड में, और अब मार्केट दूसरी साइड का मूव दिखाते हुए वो हमने डिस्कस भी किया था। आज की एक इंट्राडे में आपको एक लॉन्ग ट्रेड मिलेगी पहले घंटे के लो के प्रोटेक्शन पर, पोजिशनली, लेकिन अभी भी मार्केट काफी वीक है, तो ये रैली में ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट्स भी लेने होंगे। बैंक निफ्टी में इंट्राडे में 300 350 पॉइंट की रैली है, निफ्टी में इंट्राडे में आप
अब 150 पॉइंट की रैली ऑलमोस्ट देख चुके हैं, क्लियरली विजिबल है वो स्क्रीन पर। तो निम्बल फुटेड अगर आप रहे सुबह, आपने एक फ्रेश, और ये एक एडवांटेज होता है अगर आप प्रीएम्प्ट ना करके जाएं अगले दिन के लिए, क्योंकि अगर आप कल प्रीएम्प्ट करके गए होते तो आज आप सुबह एक बड़ी ट्रेड से मिस आउट कर जाते। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप शॉर्ट करके गए होते तो सुबह सुबह आपको अच्छा खासा मुनाफा मिला होता। अब एडवांस डिक्लाइन काफी अच्छा हो गया, 1725 एडवांसिंग स्टॉक्स और 950 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। एक दो और स्टॉक्स लेकर आते हैं। लार्सन एंड ट्यूब्रो, यहाँ पर क्लियरली पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं बाइंग इंटरेस्ट है। इनफैक्ट अभी अभी इसने फ्रेश ऑल टाइम हाई भी बनाया है लार्सन एंड ट्यूब्रो ने, जो 2210 इसका हाई है, सो क्रॉस किया है। तो काफी क्लियरली एक स्टॉक जो है अपनी एक अलग ही बुल मार्केट में है। गाबा जी, इसको आपने एक दो बार रेकमेंड किया है लार्सन एंड ट्यूब्रो को, और ये एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक्चुअली टेक्निकली अगर सम ऑफ द पार्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो इसकी आईटी सब्सिडरीज अभी भी काफी नीचे हैं। तो जो स्टैंड अलोन बिजनेस का कैपिटल गुड्स, उस पर तो मार्केट्स का मतलब काफी बुलिश है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट्स क्या विजिबल लग रहे हैं आपको? देखिए, ऐसा है कि बाई मोड पर तो है एलएनटी। कल का एक मूव था, एक ब्लॉक था, बस कोई बात नहीं, लेकिन अब मूव फिर भी कंटिन्यू है। आज का मूव बढ़िया है, स्टॉप होना चाहिए 2180, कहां तक जा सकता है? ये 2200 पार कर लिया, मुझे लगता है थोड़ा वक्त है, 2250 भी पार कर देगा, मैटर ऑफ टाइम। स्ट्रेच लगता है ऑन हाई टाइम फ्रेम, लेकिन लगने दो, क्योंकि मोमेंटम इसमें होता है, और नॉर्मली हमने देखा है स्ट्रेच स्टेट पे रहता है थोड़ा ज्यादा अगर मोमेंटम स्ट्रांग होता है। तो जस्ट राइट द ट्रेंड, मैं कहूंगा 2250 पहला टारगेट, फिर शायद 2300 भी देखेंगे। जी हाँ, चलिए, इस बीच एलएनटी पे टेक था और इस बाजार में एक चक्का बहुत बेहद शानदार तरीके से चल रहा है, और वो है अपोलो टायर्स। चक्का टायर 325.70 पे, इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर अपोलो टायर्स। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे 325.85 पे। अच्छा, एक काम करेंगे, इसको देखेंगे जरा, पहले काम करते हैं, मार्केट ब्रेक देखते हैं। जब हमने पुल बैक के साथ अगर 18,425 का मतलब क्या है, अगर आप 5 मिनट चार्ट्स पे अपने चार्ट्स को कन्वर्ट करें तो जो आखिरी का आधे घंटे का जो एग्जैक्टली क्लस्टर था, स्पेशली अगर आप देखें 2:39 से लेकर 3:30 के बीच का, उसका हाई था करीब करीब, उसी को हमने रिविजिट किया। 69 लॉन्ग्स, पीआई इंडस्ट्रीज, गेल, वोडाफोन आइडिया, एलएनटी, ओएनजीसी। तो ओएनजीसी को एडवांटेज मिलता है, आई थिंक न्यूज फ्लो का, एलएनटी अपनी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ, और वोडाफोन आइडिया में एक बार फिर से आज स्विंग है, कल के स्विंग के बाद और परसों के स्विंग के, माफ कीजिएगा। उसके बाद एयर इंडस्ट्रीज में शॉर्ट कवरिंग है, पीएनबी में है, टीवीएस मोटर्स में है, फर्स्ट सोर्स में है, क्रॉम्पटन में है। ये देख के मेरे को अच्छा लगा कि पीएनबी में भी कोई शॉर्ट था, तो उसमें थोड़ी सी कवरिंग होती हुई 77 शॉर्ट है। तो कहां से है जनाब? बीएल याद रखिएगा, कल एक काफी बुरी क्लोजिंग हुई थी इसकी, और इसने मेरे ख्याल से कुछ क्रिटिकल एवरेजेस वॉलिड किए थे। एसआरएफ, बर्जर पेंट सिंक होता हुआ, बाकी एलटी माइंट्री और परसिस्टेंट सिस्टम मिड कैप आईटी में बैकफुट पे, पॉलीकैब, एबीबी, आईआरसीटीसी, डेनमार्क फार्मा, जीएनएफसी, इन सभी काउंटर्स में थोड़ा अगर आप देखें तो पेन नजर आ रहा है। एक काम कीजिए, जरा लेके आइए अब जरा आप श्रृंखला आज के सस्ता ऑप्शन की, और साथ ही साथ सुपरस्टार की, चार्ट का चमत्कार की, मिड कैप फंडा की। आज का चार्ट का चौका सस्ता ऑप्शन राजेश पालवे जी के सौजन्य से आएगा। वो बताएंगे आपको आज ऑप्शंस में आपको क्या चेज करना है, क्या ट्रेड करना है। एफएनओ सुपरस्टार प्रकाश काबाजी के सौजन्य से आएगा। अच्छा मूव पकड़ा उन्होंने सुबह बाजार खुलते ही साथ। उसके बाद अब क्या पकड़ेंगे, बात करेंगे चार्ट के चमत्कार में आशीष बहती जी, और मिड कैप फंडा शर्मिला जोशी जी आज अपनी तरफ से बताएंगे। अनुज बिल्कुल, अब एक काम करते हैं, दो स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कहां पर इस समय मूव आ रहा है। टाटा मोटर्स अभी भी मॉर्निंग हाई पर, आयशर मोटर्स में इस समय ट्रैक्शन है, तो ऑटोज में क्लियरली थोड़ा ट्रैक्शन है। भारती एयरटेल लेकर आई है। भारती एयरटेल थोड़ा सा करेक्ट हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पर बन रहा है। एक शर्मिला जी, भारती एयरटेल पर कोई व्यू आपका? इस समय एक करेक्शन हुई है, इसमें थोड़ी सी छोटी सी करेक्शन हुई, ज्यादा बहुत बड़ी नहीं, लेकिन क्या फ्रेश बाय है यहाँ पर? मेरे हिसाब से लाइक भारती एयरटेल, मैं टेलीकॉम स्पेस पर ओवरऑल पॉजिटिव हूँ, और अगर उस स्पेस में एक्चुअली ऑनेस्टली दो ही स्टॉक्स है, एक रिलायंस है, एक भारती एयरटेल है। रिलायंस इज सॉर्ट ऑफ प्रॉपर रिलायंस लेना तो पड़ेगा अगर आपको जियो लेना है, तो एज अ प्योर प्ले भारती एयरटेल ही एक अकेला स्टॉक बन जाता है। और अगर आपको ये 5G और ये पूरा आई थिंक जिस तरह से डेटा यूसेज हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चलकर इन कंपनीज के लिए पॉजिटिवली प्ले आउट करेगी। Also, I'm actually positive on telecom and Bharti Airtel within that space. भारती एयरटेल 2 दिन काफी सॉफ्ट रहा था, और आज थोड़ा सा पुलबैक दिखाता हुआ यहाँ पे। मुश्किल है बाजार थोड़ा सा आज का, और थोड़ा सा चुनिंदा रहिए प्लीज, थोड़े से स्टॉक्स पर फोकस कीजिएगा, स्विंग छोटे छोटे हासिल करने की कोशिश कीजिएगा।
मेरे स्क्रीन पर अनुज एक स्टॉक तो कमाल किया है। एक तो आपका हो गया अपोलो टायर्स और दूसरा जनाब जरा एक बार आरबीएल लेके आइएगा। इट्स 168 अगेन। अगर आप देखें स्ट्रेंथ को एक्वायर करता हुआ, कल का इंट्राडे हाई काफी वाइल्ड था, इट वेंट अप टू आई थिंक 174, लेकिन अब थोड़ा नीचे आके आज फिर संभलता हुआ 168। अच्छा मूव दिया था इस स्टॉक ने। और कुछ स्टॉक्स में जहां पे मूव अच्छा है उसमें अगर आप देखें गेल अब सुपर एक्स करके अपने स्विंग्स को डे हाई पर आ चुका है। इट्स अप अबाउट 2.41% डे हाई पर। और गेल का याद रखिएगा ये जो हाई लगा ना अभी तक, ये CY22 का इस वर्ष के दूसरे हाफ का जिसमें हम इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, ये सर्वोच्च स्तर है गेल का जनाब। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। उसके बाद जरा लेके आइए कुछ फार्मा काउंटर्स जहां पे थोड़ा सा मूव विजिबल है, उसमें एक सिप्ला लेके आइएगा। सिप्ला एक बहुत अच्छी कॉल रही थी सचिदानंद उत्तरकर जी की, 1104 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी में, लेकिन कोई बहुत डिसाइसिव इस वक्त कॉल इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि यहीं पर इसी प्राइस पर 1104 से लेकर करीब करीब 1115 के बीच में इसके 4 एवरेजेस आते हैं, 3 इनफैक्ट 20, 10 और साथ ही साथ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक बार कौन कॉल लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, उसके बाद हम यहां से शुरू करेंगे चार का चौका का क्रम। कौन मानस बहुत चला, चलने के बाद अगर आप देखें थोड़ा सा सिंक हुआ। आज ये 50 डेमा को वॉलेट करने की तैयारी करता हुआ, और ये मेरे ख्याल से पिछले कुछ सेशंस में ये हुआ था नवंबर मिड में भी और फिर होता हुआ 780-800 की रेंज की सप्लाई एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है ये स्टॉक। आपका व्यू इस स्टॉक पे? देखिए व्यू निगेटिव है क्योंकि 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक इंटरडे पे एक सपोर्ट था 764 का, उसको भी स्टॉक ने ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि अभी गिरावट बढ़ सकती है और शायद 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक, जो कि 733 है। तो कोई छोटा मोटा उछाल मिले तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एग्जिट करने की कोशिश करिए, और आप खरीदारी तभी करेंगे जब स्टॉक 780 के ऊपर निकलेगा। चलिए ठीक है, तो कॉनकोर पर ये समय एक राय आती हुई, थोड़ा सा एक बार जरा मार्केट पर वापस नजर रखिए। देखिए मिड कैप इंडेक्स वापस 200 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी फिर 100 पॉइंट नीचे, निफ्टी फिर 29 पॉइंट नीचे। तो एक रैली मिली आपको, लेकिन अब वो वल्नरेबल भी थी। हमने फिर वार्निंग दी थी आपको कि बने मत रहिएगा इसमें, क्योंकि कभी भी दूसरी राउंड ऑफ डिक्लाइन आ सकती है, और ये पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड एक करेक्शन है, और खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में। चलिए चार का चौका की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले चलते हैं राजेश पालवी जी के पास सस्ता ऑप्शन के लिए। बताइए राजेश जी। अनुज जी, हमें लगता है कि शुगर स्पेस को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। सारे शुगर स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट मिल रहा है। एफएनओ में बलरामपुर चीनी अवेलेबल है, वहां पे हमारा फोकस है। जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बने हैं पिछले कुछ हफ्तों में, यहाँ पे हमें लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। 390 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन पे हमारा फोकस है, वो बाय करने की सलाह रहेगी। हम एक्सपेक्ट करें बलरामपुर चीनी में मोमेंटम 410 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, तो ये ऑप्शन 390 का कॉल ऑप्शन जो बाय करेंगे, इसमें हम एक्सपेक्ट करें टारगेट आना चाहिए 17 रुपए से 19 रुपए तक पे। स्टॉप लॉस होगा आज के डे लोग के पास अराउंड 7 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे, और 390 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह बलरामपुर चीनी में। ओके, 390 कॉल ऑप्शन बाय करना है बलरामपुर चीनी में। गाबा जी, एफएनओ सुपरस्टार तो मैं शॉर्ट करूंगा, वो है आईसीआईसीआई प्रू में। यहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, ट्रेड कर रहा है करीब 450 के आसपास। 454 का स्टॉप लगाना चाहिए। एक ब्रेकडाउन मिला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, पॉसिबिलिटी 440 भी देखने को मिल सकते हैं। क्लोजर टू दैट, मेक मनी आउट। ओके, ऐसे प्रू आपकी स्क्रीन पर देखें, प्रकाश सर का ट्रेड है। उसके बाद चलते हैं आशीष बहती जी के लिए चार्ट के चमत्कार के पास। आशीष बहती जी के पास चार्ट के चमत्कार के लिए। आशीष जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी अभी आपने स्टॉक पे डिस्कशन भी किया था। अपोलो टायर काफी अच्छा एक मूव देखने मिला, और जिस हिसाब से ब्रेकआउट है स्टॉक में अभी रिसेंट अपने सारे हाइज को रिगेन कर लिया, और एक बहुत अच्छा मूव यहाँ से भी हमें लग रहा है, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मूव आता हुआ देखने मिल सकता है। तो 319 फॉर टारगेट ऑफ 340। आपकी स्क्रीन पर बहुत है एट ऑल टाइम हाई। ये अगर आप देखें आशीष बहती जी की कॉल है। शर्मिला जी बताइए, अब आपके पास आज जिम्मा है मिड कैप फंडा पिक करने का, क्या पिक करेंगी, क्या आपको इंप्रेस कर रहा है इस वक्त? हमने देखा है कि मिड कैप्स काफी करेक्ट हुए हैं पिछले हफ्ते, और कल का दिन तो काफी खराब था पूरे मार्केट के लिए। तो उसमें मेरी नजर एक स्टॉक पे गई है, विच इज इंडियन होटल, क्योंकि ये करेक्ट हुआ है और अच्छा हमेशा लग रहा था, लेकिन अब ये करेक्ट हुआ है तो और अच्छा लगता है। और आई थिंक कि अगर आप इनके रेवेन्यूज देखेंगे, आप इनकी रूम इन्वेंट्री देखेंगे, तो वो अगर एक क्लियर केस बन जाता है। फिर अगर आप देखेंगे कि कौन से सेगमेंट्स में वो प्रेजेंट है,
अक्रॉस द रेंज, लग्जरी, सेमी लग्जरी और भी नए ब्रांड्स, पैलेसेस, लॉट मेनी न्यू इनोवेशंस कमिंग अप। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो नए होटल्स भी ऐड कर रहे हैं, तो उनकी इन्वेंटरी भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ देयर साइनिंग अप फॉर मैनेजमेंट ऑफ होटल्स, तो वो भी एक पॉजिटिव रहेगा इस बात के लिए। एंड आई थिंक द बिगेस्ट पॉजिटिव विल बी कि हम देखेंगे कि वी आर नाउ गेटिंग इनटू हॉलिडे एंड फेस्टिव सीजन, तो और लोग ट्रैवल करेंगे और यही उम्मीद है कि सेकेंड हाफ में जो इंटरनेशनल ट्रैवल है वो भी रिज्यूम करेगा, क्योंकि आई थिंक डोमेस्टिकली हमने ऑलरेडी क्लियर आउट होते हुए दिखा है, कॉर्पोरेट ट्रैवल इज आल्सो सॉर्ट ऑफ पिकिंग अप, लेकिन जो इंटरनेशनल टूरिज्म है वो भी सेकेंड हाफ में पिकअप होगा, सो दैट विल अगेन बी अ पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। सो माय टारगेट ऑन द स्टॉक विल बी अबाउट 400 फॉर द लॉन्ग टर्म। ओके चलिए, तो ये समय का कॉल इंडियन होटल्स पर, ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की कॉल है, तो एक काम करते हैं सारी की सारी ट्रेड्स को एक बार आपके लिए रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन राजेश जी की तरफ से बलरामपुर चीनी पर एक कॉल ऑप्शन 390 की कॉल, शुगर में ट्रैक्शन है इस समय 9.40 पर वो ऑप्शन, 7 रुपए का एक छोटा सा स्टॉप लॉस और 17 रुपए के टारगेट। प्रकाश गावा जी ने एफएनओ सुपरस्टार में दिया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्यूचर्स पर सेल कॉल, टारगेट 440 का और 454 का स्टॉप लॉस, इस समय 448.35 पर वो स्टॉक। चार्ट का चमत्कार आशीष बहेती जी की तरफ से अपोलो टायर्स, जहां पर आज थोड़ा सा एक ट्रैक्शन विजिबल है, वहां पर एक बाय कॉल है, छोटा स्टॉप लॉस 5 रुपए का 319 का यहाँ पर और टारगेट करीब 16 रुपए हायर 340, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड आपके लिए। और अगर आप एक लॉन्ग टू मीडियम टर्म का व्यू रखते हैं तो इंडियन होटल्स को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। शर्मिला जी की ये कॉल 400 रुपए का टारगेट यहां पर आता हुआ। मार्केट इस समय वापस तैयारी कर रहा है लोस पर जाने की, एग्जैक्टली गया नहीं है लेकिन क्लियरली वो जो रिकवरी आई थी उसमें सेलिंग आ चुकी है, तो इस समय निफ्टी करीब करीब 45 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी 170 पॉइंट नीचे। सुमित के पास चलते हैं और जानते हैं स्टॉक्स ऑफ द डे। सुमित, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मार्केट्स में जिस तरह का एक फिजल आउट हुआ है तेजी, शायद कुछ हद तक जो स्टॉक्स है वहां पर भी तेजी थोड़ी सी फिजल आउट हुई हो, लेकिन जो शुरुआती स्टॉक है, जो पहले स्टॉक्स हैं, उसमें एक जीएमएम फॉडलर, इसको चुना। आज मासिव डैमेज है, 15.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर है। दीपक फर्टिलाइजर न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट है 5% ऊपर, और यूको बैंक, इनफैक्ट पूरा पीएसयू बैंकिंग बास्केट तेजी में है, इसको यूको बैंक सो फार आज लीड कर रहा है। थोड़ी पहले तेजी 8% के आसपास, सिर्फ 4 से 5% के आसपास रह गई है। एक एक करके तीनों स्टॉक्स के ऊपर न्यूज आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले जीएमएम फॉडलर। सबसे पहले आपको सीएनबीसी आवाज ने ही बताया कि आज यहां पर एक ब्लॉक हो सकता है, और शुरुआती कारोबार में करीब करीब 8% के आसपास की जो इक्विटीज हैं उसमें हाथ बदलते हुए दिखाई पड़े हैं। 1700 रुपए के आसपास ये ब्लॉक की बातचीत थी, लेकिन स्टॉक उससे नीचे कामकाज कर रहा है, 15% नीचे है। 1.5 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील की बातचीत शुरुआती कारोबार में थी, लेकिन हाँ, जब तक ये मैं देखा तब तक 80 लाख के आसपास शेयर्स जो थे वो ब्लॉक में बदले आ चुके थे। एक्सिस कैपिटल इस ब्लॉक डील के लिए एक ब्रोकर था, तो जो ब्लॉक डील की बातचीत थी उस ब्लॉक डील की बातचीत के बीच 15% शेयर नीचे अभी कामकाज कर रहा है। इसके अलावा दीपक फर्टिलाइजर, कल बाजार बंद होने के बाद उन्होंने एक रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस की और उसके बाद स्टॉक में आज रिएक्शन है। रीस्ट्रक्चरिंग के तहत कंपनी अपने माइनिंग केमिकल कारोबार को डीमर्ज करेगी, इनफैक्ट फर्टिलाइजर कारोबार को भी ये डीमर्ज करेगी। तो इनके प्रोमिनेंट बिजनेस जो है उसमें ये एक रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। एक सब्सिडरी के अंदर भी इन्होंने मर्जर की बातचीत की, तो अलग अलग मर्जर डीमर्जर जो अनाउंस किया है, जिसके बाद स्टॉक करीब 5% के आसपास ऊपर है। वैल्यू लॉकिंग का तर्क इन्होंने दिया अपनी इस एडजस्टमेंट के बाद। इसके अलावा सुबह एक और ब्लॉक डील हुई यूको बैंक के अंदर भी। ये ब्लॉक डील के बाद शेयर में तेजी है। शुरुआत में 15 लाख शेयर थे, लेकिन जो अलग अलग एक्सचेंजेस के थ्रू खबर आ रही है उसके अकॉर्डिंग करीब करीब 80 लाख शेयरों के आसपास के सौदे यहां पर हो चुके हैं। ये तब है जबकि शेयर ऑलरेडी एक महीने में करीब करीब 150% के आसपास का मूव दे चुका है, जिसके बाद इस तरह का एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो तमाम बैंकिंग स्टॉक्स में, इनफैक्ट यूको बैंक समेत बाकी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पे भी आप नजर रखेंगे। जोरदार तेजी पूरे स्पेस के अंदर ऑलरेडी हम देख रहे हैं। ठीक है सुमित, शुक्रिया ये सारे स्टॉक्स हमारे सामने रखने के लिए। मार्केट देखिए, एक आज मार्केट में थोड़ी सी डायकॉटमी है क्लियरली। 2-3 स्टॉक्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से निफ्टी को ग्रीन में रखा जाए। उनमें रिलायंस है, उनमें LNT है, ये 2 स्टॉक्स हैं, और थोड़े से FMCG स्टॉक्स कोशिश कर रहे हैं कि निफ्टी को थोड़ा सा संभाला जाए। रिलायंस फिर कोशिश कर रहा है, देखिए हल्का सा स्लिप हुआ लेकिन वापस डेज हाई की ट्रेजेक्टरी में जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ है IT जो इसको चलने नहीं दे रहा है। तो इन्फोसिस, TCS, विप्रो, ये सारे के सारे स्टॉक्स लोअर लेवल पर, और आज थोड़ा सेलिंग प्रेशर डाल रहे हैं थोड़े से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी। SBI जैसे कि थोड़ा सा नीचे, HDFC ट्विंस थोड़े से नीचे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक में थोड़ा सा डिक्लाइन है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आप एक हल्का सा सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, और मिड कैप इंडेक्स में वापस डिक्लाइन और मार्केट बेर्थ वापस डिक्लाइंस के फेवर में जाता हुआ। तो ये लाइन जो है आज काफी क्रिस क्रॉस कर रही है।
काफी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट ये जो जिस इस तरीके की जो वॉलेटिलिटी होती है, एक बार इंडिया विक्स भी लेकर आइए, क्योंकि ये देखिए ये इस तरीके की चार्ट में बहुत कम देखता हूं जिसमें क्रिस क्रॉस हो, उसमें दोबारा क्रिस क्रॉस हो। इंडिया विक्स खैर अभी ज्यादा नहीं चेंज हुआ है, पुट कॉल रेशियो भी करीब करीब एक्चुअली बढ़ा है, पुट कॉल रेशियो भी 0.88 से हमने स्टार्ट किया था, अभी 0.98 पर हम आ गए हैं। तो थोड़ा सा आज हुआ क्या होगा कि शुरू में मार्केट ने बड़ा गैप डाउन दिखाया, तो जिन्होंने कल शॉर्ट किया होगा उनके लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी कि कल उन्होंने 230 330 जबरदस्त प्रॉफिट किया होगा। उसके अलावा आज सुबह खुले निफ्टी का चार्ट लेकर आई इंट्राडे, तो वहां पर सुबह खुलते ही 100 पॉइंट नीचे और मिले आपको, तो वहां पर कवरिंग आई होगी। लेकिन जैसे ही ग्रीन में आई शायद एक एल्गो ट्रेड वापस प्ले होती है और निफ्टी अब फिर 37 पॉइंट नीचे। अच्छा, अब एक थोड़े से लेवल्स बता देते हैं जो अब सैक्रोसैंक्ट हो गए हैं यहाँ पर। अगर आप एक लॉन्ग ट्रेड की अप्रोच रख रहे हैं, कोई लोग रखते भी हैं, तो आज का लो है 18,299.5, वो एकदम सैक्रोसैंक्ट होना चाहिए आपके लिए 18,299.5। और बैंक निफ्टी का भी ऊपर चार्ट ले आइए, बैंक निफ्टी का भी आपको लो बता देते हैं, स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के लेवल आपको उस हिसाब से एडजस्ट करने होंगे। बैंक निफ्टी का आज का लो है 43,233, करीब करीब 90 पॉइंट नीचे यहाँ से। लेकिन आज जिस तरीके का बैंक निफ्टी का मूव बन रहा है, सेकेंड डे रनिंग जब बैंक निफ्टी एक अंडर परफॉर्म कर रहा है, कल भी बैंक निफ्टी ने लास्ट के 1 घंटे में अंडर परफॉर्म किया था, आज फिर बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। एक वार्निंग साइन है, जब भी मार्केट लीडिंग ग्रुप इस तरीके का बिहेवियर दिखाए ना वीरो, जिसमें वो अंडर परफॉर्म करने लगे 2-3 दिन लगातार, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये वो इंडेक्स है जहां पर सब लोग छुप कर बैठे हैं, जो हर कोई लॉन्ग इस इंडेक्स में है, तो यहां पर अगर सौदे ढीले हो रहे हैं तो वो एक आपके लिए एक थोड़ा सा वार्निंग साइन है। और बैंक निफ्टी ने तो खैर कल अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक किया था, और अब इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है 43,144 पर। तो ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर वीरो इस लेवल पर हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरी एक एडवाइस है कि थोड़ा सा कॉशियस हो जाए, इवन बैंक निफ्टी पर भी अगर आप लॉन्ग है तो। मैं अनुज इनफैक्ट डॉक्टर साहब देखो पिरामिड लिख आइएगा, अभी जो बात अनुज कह रहे थे वो मैं एग्जैक्टली आपको डेटा से समझाता हूं जरा। ये लाइट डॉक्टर साहब बैंक निफ्टी का पिरामिड लिख आइएगा, क्योंकि अब तक हमने पूरी तेजी को, हमारी तेजी को स्पॉन्सर बैंक निफ्टी करता था, लीड करता था, लीडिंग इंडिकेटर होता था। आज का हाई देखिए इंट्राडे, इट इज ऑलमोस्ट 43600, और आप कल के 1 2 3 4 5 इन 5 कॉल राइटर्स को देखिए, ये जो वाइल्ड ब्लू कैंडल्स हैं, और इनको कंपेयर करिए वर्सेस ऑरेंज से, देखिए तो बैंक निफ्टी गया और एग्जैक्टली उसी जोन से सिंक हो गया जिन कॉल राइटर्स ने कल सबसे बड़ा, अगर आप देखें, एक पोजीशन ली है। ये अब तक डायग्राम बिल्कुल इनवर्स हुआ करता था, बिल्कुल इनवर्स, और अब बिल्कुल इनवर्स, मतलब अब ब्लू कैंडल्स जो है वो थोड़ा सा हैवी में है। तो वो एरिया जहां से आज इंट्राडे हाई है वो क्या है वो आप समझ चुके होंगे इस डायग्राम से। अच्छा, इस बीच बैंक निफ्टी के लिए कुछ प्रेशर पॉइंट्स लेट्स टेक कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक आपकी स्क्रीन पर आएगा, कोटक महिंद्रा बैंक 1849। अनुज, इस स्टॉक ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया, आई मीन रद्द ही आई मीन लुक एट यूको बैंक, इवन द वर्स्ट स्टॉक इन द एंटायर बैंकिंग स्पेस, उसने अगर आप देखें परफॉर्म किया, ये नहीं चला, और ये वीकनेस के क्रम में सबसे आगे लीड करता हुआ। और अनुज आज कोटक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। बिल्कुल नहीं बीरू, मैं इनफैक्ट मैं एक बात बोलूंगा, मुझे कोटक में इनफैक्ट लग रहा था कि एक बॉटम आउट प्रोसेस हुई थी और वहां से इसने चलना शुरू किया था। तो ये जो इसका पिछले 1 हफ्ते का मूव है काफी डिसअपॉइंटिंग है, काफी डिसअपॉइंटिंग है ये। और ये देखिए, ये इस लाइन में समझ गए होंगे, इसका एक जोन बन गया है, ये करीब करीब 1750 पर इसमें बाइंग आती है, और 1950-2000 के बीच में ये बेसिकली थक जाता है। और पिछले पूरे अब 12 महीने के चार्ट देखिए, स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गिरा है, 1% डाउन है, तो लेकिन कोई बहुत ज्यादा मूव नहीं है। कोटक में एक चीज हुई थी, कोटक अगर आप 3 साल का चार्ट देखेंगे तो अभी भी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है, क्योंकि उसमें वो जो MSCI वाला फैक्टर आया था, उसमें एक रैली आई थी कोटक में जो सीधा इसको 1000 से 2000 ले गई थी। तो उस रैली में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ज्यादा एक अति हो गई थी कोटक महिंद्रा बैंक में, और वो पूरे पिछले 1 साल में वो उसी को पचा रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा तो वीक हुआ है पिछले 3-4 दिन में, ये तो क्लियर है यहाँ पर कि ये स्टॉक थोड़ा सा वीक हो रहा है। शर्मिला जी, इसमें बाय करेंगे आप यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक? यस, आई थिंक सो, क्योंकि आई थिंक प्रिसाइसली जो रीजंस आपने मेंशन किए, एक तो 1 साल से कुछ नहीं हुआ है, और वो जो कभी कभी जो स्टॉक इतना जल्दी ऊपर जाता है ना, तो देयर इट स्पेंड्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम ओवर देयर, बिकॉज जो फंडामेंटल्स है दे आल्सो नीड टू कैच अप, और मेरे हिसाब से अब वो हो गया है। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि
ओवरऑल बास्केट अच्छा ही लगता है। तो अगर दो स्टॉक्स मुझे चुनने होंगे निफ्टी बैंक वाले स्टॉक्स में से जिसमें से, तो वो HDFC बैंक और कोटक बैंक है। रहेंगे। चलिए अपने पैनल को लेकर आते हैं और पालवे जी और बहेती जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रहें हमारे साथ। शमिला जी, गाबा जी, सतपते जी, मानस, आप सबका शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। स्वागत है आप सभी का 10 का दमदार ट्रेड में। और ये कार्यक्रम आप जो मेरे साथ देखेंगे और इस कार्यक्रम में जो पैनल हमारे साथ मौजूद होगा वो आपकी स्क्रीन पे है। और इस वक्त इसमें श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज से होंगे, राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटीज से, और अमित सेठ होंगे मार्केट एक्सपर्ट। साथ ही साथ नए रिप्लेसमेंट के आशीष बहती हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे। आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ मिस्टर मनीष टांगी, मैक्रो इन्वेस्टर एडवाइजर, हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे करेंगे बातचीत। और आपकी स्क्रीन पे विद लॉट ऑफ टर्बुलेंस, बहुत उठापटक के बीच में बैंक निफ्टी करीब करीब 43,295, 202 अंक नीचे, और 18,370 पे 44 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी ट्रेड करता हुआ। ये काम करते हैं, यहां से व्यूज को बटोरना शुरू करते हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। इंटरव्यू अभी श्रीकांत मेरे ख्याल से है नहीं, राजेश पालवी जी है, उनसे बात करते हैं। राजेश जी, आपको ऑलमोस्ट करीब 45 मिनट की समरी मिल चुकी होगी। ओआईज आपके स्क्रीन पे होंगे। निफ्टी बैंक अगर आप देखें अब तक के शुरुआती 1 घंटे के लोज और हाइज, कैसे अप्रोच करेंगे इस सेशन को, इंडेक्स पर व्यू और आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज। देखिए मार्केट में निफ्टी तो 18,400 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस व्यू भी है और हमें लगता है कि इसके नीचे रहेगा तो शायद सप्लाई प्रेशर रहेगा। तो कोर सेक्टर में ऐसा अभी कोई मोमेंटम बनानी, कोई सेक्टर स्पेसिफिक लीडरशिप दिखने की जरूर हमने पिछले शो में शुगर सेक्टर पे मेंशन किया था और हमें लगता है कि वहां पे ही आज फोकस है पूरा। बलरामपुर चीनी ऑप्शन पे ट्रेड हमने सजेस्ट किया, डे हाई पे फ्लोट करते हुए दिख रहा है वो स्टॉक। तो अभी हमारा फोकस शुगर स्पेस पे और कुछ सिलेक्टिव पॉकेट जो हमें लगता है कि FMCG पैक से है वहां पे फोकस करना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिकली रहना चाहिए आज के सेशन में। जो पहला स्टॉक है वो शुगर स्पेस से, और कैश सेगमेंट में हमें लगता है धानपुर शुगर पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। और हमें लगता है कि आज काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है पूरी स्पेस में। धानपुर शुगर में हमें लगता है आज के सेशन में टारगेट आना चाहिए 245 तक के अपसाइड पे टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे कहीं हमें यहाँ पे 224 के आसपास। शॉर्ट साइड में हमें लगता है कि कैनरा बैंक पे यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा शॉर्ट साइड के ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। कैनरा बैंक फ्यूचर को अगर हम देखें तो स्टॉक में अब 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। तो कैनरा बैंक में हमें लगता है कि पिछले 5-7 दिनों से एक हायर साइड पे एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिख रहा है और आज एक ब्रेकडाउन 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे होते हुए दिख रहा है। तो कैनरा बैंक फ्यूचर शॉर्ट करने के सलाह 318 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 323 के आसपास, और डाउन साइड के टारगेट हमें लगता है आ सकते हैं करीब 310 के आसपास पहला टारगेट होगा, 308 का दूसरा टारगेट होगा। तो सेक्टर में शुगर हमें पसंद आ रहा है और कैनरा बैंक पे शॉर्ट करने का सलाह है F&O स्पेस में। ओके, कैनरा बैंक में शॉर्ट की सलाह है। देखिए निफ्टी फिर थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा है, हालांकि मिड कैप इंडेक्स में आज अच्छी खासी पिटाई हो रही है। मिड कैप इंडेक्स अब करीब 1% नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स मेरे ख्याल से शायद अब मॉर्निंग लो पर है, हाँ ऑलमोस्ट मॉर्निंग लो पर है मिड कैप इंडेक्स। जो पूरी की पूरी रिकवरी थी उसमें सेलिंग और एडवांस डिक्लाइन हम दिखाई चुके थे आपको, क्लियरली वापस डिक्लाइंस के फेवर में जाती हुई। श्रीकांत चौहान भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी गुड मॉर्निंग, आपकी टॉप ट्रेड्स क्या होंगी इस समय? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए हमें लगता है कि इस मार्केट में एक ओवरसोल्ड सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी बनी है अराउंड 18,300 के करीब। हमें लगता है कि मार्केट का थोड़ा वक्त और निकल सकता है बिटवीन 18,300 टू 18,450, और अगर 18,300 के लेवल्स को अगर मार्केट दोबारा तोड़ता है तो फिर हमें लगता है कि 18,100 के लेवल्स मार्केट दिखा सकता है। तब तक के लिए हमें लगता है कि रेंज बाउंड एक्टिविटी के लिए एक हमें कुछ ट्रेड्स लेने चाहिए। करंट लेवल से अगर कुछ लॉन्ग करना है तो मुझे लग रहा है इस लेवल पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ओपन और लो सेम बना हुआ है और एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे पैटर्न बनने के बाद थ्रू आउट द डे रिलायंस में परफॉर्मेंस रहता है, तो हमें लगता है शायद रिलायंस यहाँ से और रैली करते हुए शायद 2640 2650 के लेवल्स को दिखा सकता है। तो करंट लेवल से रिलायंस को लॉन्ग करें
2580 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट्स रखे 2650 2680 के। और शॉर्ट अगर करना है तो टीसीएस को शॉर्ट करके चले। हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में सेल ऑन राइज का एक पैटर्न बनेगा, और टीसीएस को अगर मैं शॉर्ट करता हूं तो यहाँ से 3200 से लेकर 3150 के लेवल्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा 3330 रुपए का, 3330। टीसीएस शॉर्ट, रिलायंस बाय। याद रखिएगा, रिलायंस में जब बाय कॉल दी गई है तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इस चैनल सीएनबीसी आवाज का प्रभुत्व और स्वामित्व जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। तो एक निजी राय जरूर सम्मिलित करें अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, टेक्निकल कॉल हो या फिर फंडामेंटल कॉल हो। आशीष बैठी जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के। वीरेंद्र जी, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट दोनों लेना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि मेटल में एक वीकनेस यहाँ से देखने मिल सकती है। कल भी एक अच्छा गिरावट था और आज एक फॉलो थ्रू बाइंग फॉलो थ्रू सेलिंग वापस मेटल में देखने मिल रही है। तो इन कॉपर में बिकवाली की सलाह रहेगी। 115 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है सेलिंग की तरफ। मुझे लग रहा है कि 109 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है मेरा बाई की तरफ, वो है थोड़ा सा डिफेंसिव सेक्टर की तरफ और मूव करना चाहूंगा मैं। सन फार्मा में बाय कॉल में लग रहा है कि यहाँ पे एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है सन फार्मा में, जिस हिसाब से वापस स्टॉक आज बाजार के लेवल अपने रीगेन करने का अटेम्प्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो 980 का एक एसएल लगाकर सन फार्मा में खरीदारी की सलाह है और अ टारगेट ऑफ 1040। ओके, ठीक है। तो एक सन फार्मा में इस समय बाय कॉल। अमित, गुड मॉर्निंग। अमित, आपकी ट्रेड? जी, गुड मॉर्निंग अनु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनु जी, मेरा पहला चॉइस एक कैश मार्केट का स्टॉक रहेगा, मॉयल लिमिटेड। मॉयल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने अपना 200 डेमा क्रॉस किया और वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस पे। मॉयल इज करंटली ट्रेडिंग एट 172 रुपीज। इसे पोजिशनली बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 185। स्टॉप लॉस लगभग रखूंगा 168 रुपीज का। सेकंड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है फ्यूचर फ्लो सेक्टर से, जो कि रिलेटिवली अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, दैट इज ब्रिटानिया। ब्रिटानिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 7 से 8 दिनों पे इसने एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिया, जिसने जाके अपना 10 डेमा पे रेस्ट लिया और मुझे लगता है कि ब्रिटानिया कैन डू वेल। 4458 का प्राइस है फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस छोटा सा रखेंगे 4400 का और इसमें लगभग टारगेट्स रहेंगे 4600 रुपीज के। ब्रिटानिया, ये राजेश जी का भी, राजेश पालवे जी का सुबह आज एक कन्विक्शन कॉल था। ब्रिटानिया आपकी स्क्रीन पे 4458 पे ट्रेड करता हुआ, और मॉयल बड़े दिनों बाद देखिए इस पे कोई बाय कॉल आया है 172। यस, ये स्टॉक इस वक्त समझ लीजिएगा कि अप्रैल 2022 के बाद की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है ऑलमोस्ट उसको स्ट्राइक करता हुआ। आइए कुछ थोड़ा सा रीजनेबल स्टॉप लॉसेस के बारे में बात करते हैं। कुछ दरअसल कुछ मुझे भी कुछ कल ट्वीट्स आए, मैसेज आए कि अब हमें अपने जो प्रॉफिट्स हैं बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में उन पे क्या करना चाहिए। जैसे एक प्रश्न मेरे को बैंक ऑफ इंडिया का मिला, कल बैंक ऑफ बड़ौदा का मिला। श्रीकांत, लुक एट बैंक ऑफ बड़ौदा। आपकी स्क्रीन पे करीब करीब समझ लीजिएगा कि एक सेकंड, सुबह थोड़ी सॉफ्टनेस थी, 180 160 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब 3 क्रमबद्ध तरीके से लगातार इतनी बड़ी वाइल्ड कैंडल्स पहली बार हमने देखी है। इस पे 10 डेमा ब्रीच हुआ है। एक रीजनेबल स्टॉप लॉस अपने प्रॉफिट्स को लॉक करने के लिए क्या होगा, और थोड़ा फिल्टर भी मिल जाए सीएमपी से उसमें? बिल्कुल। तो देखिए, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इसमें कोई बड़ा करेक्शन बना है। इनफैक्ट पूरे फाइनेंशियल जितने भी स्टॉक्स हैं उन सभी में मुझे लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग का ट्रेंड है और वापस बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल बनेगी। तो करंट लेवल से अगर 181 182 के करीब है तो मुझे लगता है कि शायद जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर कोई उभर के आता है तो वो 170 के करीब का है। उन लेवल्स के करीब कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, और अगर कोई करेक्शन अगर यहाँ से अगर विद मीडियम टर्म व्यू अगर किसी को अगर करना है कुछ, तो मुझे लगता है कि 200 रुपए से गिरते हुए 180 आ चुका है, 10 रुपए शायद और गिर सकता है, लेकिन एक रिबाउंड वापस बनेगा। तो करंट लेवल से अराउंड या तो 180 के आसपास मीडियम टर्म व्यू के हिसाब से खरीदो, या तो अगर वेरी शॉर्ट टर्म व्यू से लेना है तो 170 172 के करीब लीजिए और 165 का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है हर एक फाइनेंशियल स्टॉक में वीरेंद्र ऐसे ही फॉर्मेशन बनेगी, एंड बाय एंड डिप्स की फर्स्ट स्ट्रेटेजी बिल्कुल रहेगी, क्योंकि सभी में मोमेंटम काफी हाई था। तो एक रिबाउंड बनेगा, लेकिन लेट द मार्केट, लेट द फाइनेंशियल स्टॉक्स टू करेक्ट लिटिल बिट फ्रॉम हियर। या किसकी बात देखें तो ठीक था बैंक ऑफ बड़ौदा पे। एक बार जरा आप कुछ और स्टॉक्स लिखे आइए जो कि थोड़ा सा आज क्रिटिकल लेवल पे हैं, जिन्होंने पहले स्ट्रेंथ दिखाई लेकिन अब स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे हैं। लुक एट पिडिलाइट,
2610 पे पिटलाइट डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाइएगा। एक चीज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और वो स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है राजेश पालवे जी। आपको याद होगा अर्निंग्स के बाद जो एक डिप आया था उसमें 2550 का जोन वॉलेट नहीं हुआ था, उसमें 100 डे मार्क क्लोजिंग बेसिस पे एक दिन वॉलेट हुआ लेकिन अगले दिन रिगेन हो गया। लेकिन इस बार ये 3 सेशंस उसके नीचे आए हैं, उस एवरेज के नीचे। इस बार जब क्रूड मंदी में था तब भी नहीं चला, और जब क्रूड में उछाल है ये तब भी सिंक कर रहा है। पिटलाइट पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? बिल्कुल वीरेन जी, तो जो पुलबैक बना था वो कहीं ना कहीं वापस से गिव अप हो चुका है, और जिस तरीके से स्टॉक अब 2600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हैं, अगर ये अभी 2600 के नीचे ट्रेड करते हुए दिखेगा तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए वो करीब 2550 इवन 2530 तक की तरफ भी यहाँ पे नियर टर्म में जाते हुए दिख सकता है। तो व्यू अभी कॉशियस है, अवॉइड करें यहाँ पे करंट लेवल तो अभी बाय नहीं करना है। जब तक ये स्टॉक में वापस अब 2640 2650 के लेवल वापस हायर साइड तक क्रॉस नहीं होते, टाइम बीइंग के लिए हम इसको अवॉइड करेंगे। 2600 के नीचे जरूर शॉर्ट करने के लिए भी एक बार यहाँ पे ट्रेड बनाया जा सकता है। उस समय स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 2625 का। चलिए, मार्केट एक बहुत बड़ी वार्निंग दे रहा है इस समय एक बड़ी करेक्शन की, और देखिए हर डिक्लाइन को बाय करना जरूरी नहीं होता है। एक सुबह एक आपको एक अच्छी ट्रेड मिली, जो एक हमने सजेस्ट भी की थी कि इंट्राडे में एक आपको लॉन्ग ट्रेड मिलेगी, अब कल का लो ब्रेक होगा और वहां सब लॉन्ग सब शॉर्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से हाई से स्लिप हो रहा है वापस, लेड बाय बैंक निफ्टी, और एक बार मिड कैप इंडेक्स इंट्राडे लेकर आइए। मिड कैप इंडेक्स इस समय करीब 1.25% नीचे है, और देखिए हाई से वापस गिर भी गया है, और मिड कैप इंडेक्स एक बार फॉल फ्रॉम हाई अगर इसका देखेंगे आप तो आप नोटिस करेंगे अब ये फ्रेश इस समय डी लो पर मिड कैप इंडेक्स। और सुबह सुबह हमने 2-3 स्टॉक्स स्पॉट किए थे आपके लिए कि यहां पर एकदम से जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे लेकिन सेलिंग हुई। 3 स्टॉक्स स्पॉट किए गए थे, SRF, BEL और पॉलीकैब। अब एक बार इन तीनों का इंट्राडे लेकर आइए। SRF इस समय डे लो पर करीब 3.5% नीचे। पॉलीकैब में बड़ी रैली हुई थी, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक करेक्शन होती है तो इनमें जहां पर लोग प्रॉफिट बना के रखे वो निकलने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर एक सेलिंग आती है। पॉलीकैब में आप इस समय जो आप देख रहे हो वही है, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी रैली आई थी। अब 4.5% का डिक्लाइन पॉलीकैब में, और एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL का भी शेयर लेकर आइए, वो भी इस समय डे लो पर है। तो ये क्लियर कट एक मार्केट की आपको वार्निंग है कि अब लॉन्ग सौदे में से बाहर निकल गए। देखिए बैंक निफ्टी लेकर आइए। बैंक निफ्टी अब इस समय तैयारी कर रहा है वो अपना 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ जाने के लिए। 43,144 वो लेवल था, अब हमें 43,227 पर, और डी लो की ट्रेजेक्टरी आपको बैंक निफ्टी में मिली है। निफ्टी ने अभी भी डी लो नहीं ब्रीच किया है, उसका कारण है रिलायंस अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। रिलायंस अभी भी करीब 1.5% ऊपर है। इसके लिए रिलायंस अभी भी एक निफ्टी को प्रोटेक्ट कर रहा है एक इंटरडे लो में जाने से, लेकिन फिर भी एक बार निफ्टी का भी इंटरडे लेकर आइए। सेलिंग तो वहां पर भी है, लेकिन जो सुबह एक टेक्सचर डिस्कस कर रहे थे कि बाय ऑन डिप से थोड़ा मार्केट का टेक्सचर सेल ऑन रैली पर आएगा जब तक आप 20-day मूविंग एवरेज को वापस रिक्लेम नहीं कर लेते और उसके ऊपर बंद नहीं हो जाता। अब ये 18,180 की तरफ जाने के लिए तैयार है या नहीं, जो कि 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये एक देखने वाली बात होगी। एक दो और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं क्योंकि इस समय एक अच्छा खासा आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक बार स्टॉक लेकर आइए IGL, अच्छा RBL बैंक देखिए, तो वही फिर एग्जांपल कि ये जो कुछ स्टॉक्स हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, ये सब स्टॉक्स, PNB इनफैक्ट इस समय डे लो पर, और PNB कल बैन में भी गया है तो वहां पर उसका भी थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा डे लो पर। शिकायत इनफैक्ट वो बेंचमार्क 20 है क्या, वो जो PSU वाला जो बेंचमार्क ETF है, एक बार उसको लेकर आते हैं। देखिए 48.56 इस समय 2% नीचे, इस समय ये लगातार 2-3% ऊपर जा रहा था। कल 51 समथिंग था इसका रेट, आज 48.54। श्रीकांत, PSU बैंकों में कोई ट्रेड बन रहा है यहाँ पर लॉन्ग या शॉर्ट? देखिए, तो अगर अनुज अगर सबसे अगर बड़ा या सबसे अगर अच्छा अगर कोई मोमेंटम अगर किसी सेक्टर में था तो वो PSU बैंक में था, और उनमें हमने एक बड़ी रैली देखी थी, कंसिस्टेंट रैली देखी थी। ऐसे कंसिस्टेंट रैली में हमेशा अगर करेक्शन अगर आता है तो उसमें जो ट्रेडर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने इस रैली को मिस किया है, वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। और मुझे लगता है कि जब तक कोई बड़े सपोर्ट्स के करीब ये स्टॉक्स नहीं आते तब तक मुझे लगता है कि जस्ट स्टे अवे फ्रॉम टेकिंग एनी शॉर्ट टर्म ट्रेड। बट अगर यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है कि शायद आज के दिन में जो गिरावट होगी उसमें हमें कुछ एक स्टॉक्स को बिल्कुल
खरीदना चाहिए। उसमें सबसे पहले आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर 170 के करीब अगर आता है तो ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, इसे लॉन्ग किया जा सकता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये जो कैनरा बैंक है यहाँ पे भी काफी अच्छा मोमेंटम बना है। इसमें नो डाउट कि एक शॉर्ट टर्म वीकनेस आ सकता है। ये भी स्टॉक अराउंड 300 के करीब आ सकता है, यानी कि 315 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो 300 के करीब अगर आता है तो इसे भी लॉन्ग किया जा सकता है। और एक स्टॉक है वो है IDBI बैंक, जहां पे एक एक्सेप्शनल फॉर्मेशन बना है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। इसमें एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन बना एंड बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये स्टॉक शायद 90 के करीब जा सकता है। तो इसे अगर खरीदते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम कुछ करंट लेवल से भी खरीद के चल सकते हैं और स्टॉप लॉस हम रखेंगे अराउंड 52-53 के करीब का। लेकिन टारगेट्स अनुज हमें लगता है कि इसे 90 के करीब जाते हुए हम देख सकते हैं। चलिए ठीक है, ये रहा इस समय मार्केट एट डेज लो एक्सेप्ट फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी डेज लो, मिड कैप इंडेक्स डेज लो, और मिड कैप इंडेक्स अब 400 पॉइंट से ज्यादा नीचे, 1.25% का डिक्लाइन इस समय मिड कैप इंडेक्स में आता हुआ। और भी स्टॉक्स हैं, GNFC जुड़ रहा है, मुथूट फाइनेंस जुड़ रहा है, मन्नापुरम फाइनेंस जुड़ रहा है, तो काफी सेलिंग है इस समय मार्केट में। और बैंक निफ्टी ने अभी 43,200 भी ब्रीच किया था। 43,200 की सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि अब वो काफी करीब है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 43,144 उसके आसपास। अब वहां पर एक एल्गो ट्रेडर आएगा कि नहीं, एक बाय ट्रेड करेगा कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रेशर तो है मार्केट में इस समय क्लियरली। और एक चीज जो क्लियर रही है इस साल, मार्केट एक दायरे में रहा है, उतार चढ़ाव दोनों देखे हैं हमने। निफ्टी और सेंसेक्स ने सिंगल डिजिट में रिटर्न दिए। अगले साल बाजार की दशा और दिशा क्या रह सकती है, कौन सी चुनौतियां और मौके होंगे, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं मैक्रो इन्वेस्टर और एडवाइजर मनीष डांगी। मनीष जी की अप्रोच मार्केट में टॉप डाउन रहती है, जैसे कि वो सेक्टर्स को पहले आइडेंटिफाई करते हैं इंस्टेड ऑफ सेट ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स, साइकिल्स और बिजनेस साइकिल्स। ये कोशिश रहती है कि उसको पहले सही पकड़ा जाए। और बॉन्ड वर्सेस इक्विटीज, USD, INR, इंटरनेशनल इक्विटीज, इन पर थोड़ा सा खास फोकस रखते हैं। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डांगी जी, गुड मॉर्निंग। बताइए इस समय जब हम 2023 में जा रहे हैं, मैक्रो सेटअप कैसा लग रहा है आपको? एक जो इंडियन मार्केट ने इतनी बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है इस साल, उसको रिस्क है 2023 में या फिर वो कंटिन्यू रहेगी? गुड मॉर्निंग अनुज। सो बाहर से जो बड़ी रिस्क थी अनुज, जो दो बड़ी गात थी हमारे लिए कि जिससे करेंसी ब्लो अप हो सकता था बिकॉज ऑफ टाइट फाइनेंशियल कंडीशन से, और क्रूड के काफी ऊंचे रहने से हो सकता था कि हमारे यहाँ पे बड़ी इन्फ्लेशन आ जाए। तो वो गात तो हमने क्रॉस कर लिए, काफी ठीक से मैनेज किया गया अपने देश की इकोनॉमी और कंडीशंस को। पर अब क्या हो गया है कि अंदर इंटीरियर्स जो है उसमें थोड़ी सी वीकनेस डेवलप होने लगी है। इकोनॉमी थोड़ा सा डिसलिरेट कर रही है। अगला साल FY24 को अगर मैं देखूं तो शायद अपने देश की ग्रोथ जो है वो 5% के आसपास है, उससे भी शायद कम रहा है। ठीक है, तो इंडिया इज नॉट सॉर्ट ऑफ शाइनिंग एंड एक्सीलरेटिंग, इट्स एक्चुअली स्लोइंग वेरी शार्पली। दूसरा ये कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अगर आपने देखे हैं सितंबर क्वार्टर के भी अब रिजल्ट सारे बाहर हैं, तो काफी तेजी से डिसेलरेशन हुआ है मार्जिन्स में भी। तो उसकी वजह से अब मुझे लग रहा है कि निफ्टी का जो अर्निंग्स है अगले साल का वो शायद 8-9% का ग्रोथ ही हो, बनस्पत 12-14-15% जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है। और तीसरी बात यह है कि अब क्या लिक्विडिटी काफी तेजी से अगर बैंकिंग सिस्टम में आप अगर ट्रैक करें या बॉन्ड वालों से पूछें तो बहुत तेजी से टाइट हो गई है। तो उसकी वजह से दो नुकसान होंगे। एक तो क्या है कि थोड़ा जो क्रेडिट के अंदर बड़ा एक्सिलरेशन था वहां पे थोड़ा सा एक बाधा आएगी, और दूसरी कि अब एक आम इन्वेस्टर के लिए एक ऑल्टरनेट डेवलप हो गया है कि 8%, 7.5%, 8.5%, कुछ बैंक एक्चुअली 9% भी दे रहे हैं। तो एक अच्छी सी फिक्स डिपॉजिट रेट या म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स जो है शॉर्ट टर्म फंड से वो काफी अच्छे मिलने लगेंगे इन्वेस्टर को। तो उसकी वजह से अगर आप नोटिस किए हो कि म्यूचुअल फंड के अंदर फ्लोज भी पिछला महीना काफी तेजी से डिसेलरेट हुए हैं, और मेरे को लग रहा है कि अगले 3-4 महीनों में हम लोग इस ट्रेंड को इमर्ज होता हुआ देखेंगे कि काफी सारे जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो डेट की तरफ एक्चुअली अग्रसर हो रहे हैं। तो ये सारा सेटअप अगर इकट्ठा करके देखो तो मोटा मोटी माहौल अभी यही है कि जो रिस्क प्रीमियम होता है इक्विटी का इंडिया के अंदर वो काफी कम है, और इंक्रीमेंटली बिकॉज ऑल्टरनेट म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड पर्टिकुलरली या फिक्स डिपॉजिट में आ गए हैं, तो उसकी वजह से शायद फ्लोज जो एक बहुत बड़ी उसकी जो चकमक रही है वो भी एक्चुअली थोड़ा सा स्लो हो जाए। ये मोटा ओके। हाँ, फिक्स डिपॉजिट में अब इस समय काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, और कई लोग मानते हैं कि शायद अभी भी
पीक रेट आया नहीं है, तो और थोड़ा शायद यहाँ पर रेट्स बढ़ेंगे और वहां से एक अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है। तो शायद कुछ पैसा इस समय फिक्स इनकम में भी शिफ्ट होगा इक्विटी मार्केट से। और एक्चुअली देखा जाए तो अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टर हैं तो इस साल भी इंडेक्स ने कोई बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिए, क्योंकि उसमें मनीष हुआ क्या है कि एक तरफ बैंक्स ने बहुत अच्छा किया इस साल पूरे साल, लेकिन दूसरी तरफ आईटी ने पूरा नीचे कर दिया। मतलब अगर आपने निफ्टी बैंक का ईटीएफ लिया होता तो आप 25% ऊपर होते, निफ्टी आईटी का ईटीएफ अगर बदकिस्मती से ले लिया होता तो 25% नीचे होते। अभी जो मार्केट के दो बड़े सेक्टर्स हैं जिन्होंने कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच दिखाई है इस साल, वहां पर आपका क्या व्यू है? तो ये जो इस साल हुआ वो मिरर इमेज था उसके पिछले साल का, बिकॉज उस वक्त बैंकिंग ने बहुत अच्छा किया था, बैंकिंग स्ट्रगल किया था। बैंकिंग छोटा सा एक देखें कि एक मिरर टाइप होता है लोकल इकोनॉमी का, और ऑफकोर्स आईटी एज यू नो ग्लोबल इकोनॉमी ग्लोबल सिक्लिकल सेक्टर है सो टू से। तो फिलहाल अगर देखें तो शायद जो कमजोरी थी आईटी की या टेक की, खास करके यूएस में अगर मैं देखता हूं तो वहां पे वो शायद एंड ऑफ स्ट्रेस में है, क्योंकि वहां पे ले ऑफ ऑलरेडी बिगिन हो चुके हैं। काफी जो एक्सपेक्टेशन है अर्निंग्स की कम आ गई है। एक्चुअली जो बड़े आईटी स्टॉक्स हैं वो रिलेटिवली सस्ते हैं, तो वहां पे एट मार्जिन मेरा व्यू है कि शायद यूएस टेक जो है वो रिलेटिवली एक्चुअली ओवरवेट की सिचुएशन में आ रहा है। इंडियन आईटी भी ठीक ठाक ही है, बट वो रिलेटिवली फॉर द ग्रोथ एंड आप बाहर के जो अच्छे आईटी स्टॉक्स हैं उनको कंपेयर करेंगे तो वो अभी भी मुझे महंगे लगते हैं। बट विद इन इंडिया आई थिंक यू कैन बेट दैट आईटी एट मार्जिन वुड एक्चुअली डू बेटर। बैंकिंग बिकॉज लोकल इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन और एक्चुअली जो फिक्स डिपॉजिट की रेट सब ऊपर आ गए हैं, तो मोटा मोटी अक्सर जो बैंक इसको प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे अपने निम को, तो उनका रोटा जो है वो रिटर्न ऑन टोटल एसेट है वो एक्चुअली कम होने लगेगा। तो बैंक के अंदर इस बार गार्ड जो है वो एनपीए से नहीं आएगी, इस बार सिर्फ स्ट्रेस जो है वो कंपटीशन के चलते और हाई फिक्स डिपॉजिट रेट्स के चलते जो लोअर निम है उसकी वजह से आएगी। तो मेरे ख्याल से एज ऑफ राइट नाउ अगर मैं मोटा मोटी सारे स्ट्रैटेजिस्ट और एनालिस्ट का एस्टिमेट देखता हूं तो मेरे को लगता है कि बैंकिंग के अंदर अर्निंग्स में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आएगा अगले 6 से 12 महीने में। तो इसलिए थोड़ा सा इस वक्त इंडिया के अंदर अगर प्योर सेक्टर प्ले करेंगे तो हल्का सा कॉन्ट्रा प्ले विल बी बेटर, जहां पे आईटी विल डू समवट बेटर देन बीएफएसआई। ओके मनीष जी, एग्जैक्टली अगर आप देखें मैं आपसे यही प्रश्न पूछने वाला था। I mean, मेरे दिमाग में पिछले 4-5 दिन से जब से एसबीआई ने अगर आप देखें करीब 0.65% अगर आप देखें अपना डिपॉजिट बढ़ाया था, मैं यही सोच रहा था कि एग्जैक्टली फाइट अब एनआईएम्स की होगी। तो आपको क्या लगता है मनीष जी, थोड़ा संक्षेप में उत्तर को करा, क्योंकि आप बैंकिंग ऑलरेडी बोल चुके हैं। यानी अगर मैं CY22 में अच्छा पैसा बैंकिंग में, चाहे वो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस हो, लीडर्स पे हो या फिर पीएसयू में अच्छा पैसा बना के बैठा हूं, तो एक सेंसिबल अप्रोच यही होगी कि प्रॉफिट्स बुक करें और फिर डिप का इंतजार करें। आपको लगता है फिर इसका मतलब? बिल्कुल। तो आई मीन एक्चुअली बहुत बड़ा ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव मैं नहीं रखता हूं, लेकिन स्पेकुलेटर के लिए मेरे ख्याल से इस वक्त टेक द प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल वाला भी मेरे ख्याल से रहेगा, क्योंकि मार्जिनली अगर मैं देखता हूं कि इंक्रीमेंटल जो न्यूज है वो रिलेटिवली वर्स ऑफ हो रहा है इवन बैंकिंग के लिए। अच्छा मनीष जी, अब थोड़ा सा आते हैं हम रेट सेंसिटिव पे रहते हैं। एनबीएफसीज किसी भी लिहाज से अगर इक्का दुक्का को छोड़ दूं तो CY22 बिलोंग नहीं करता एनबीएफसीज को, और चाहे वो गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हो, चाहे वो HFCs हो। HDFC के साथ थोड़ा सा इशू दूसरा था, बट आपका व्यू एनबीएफसीज पे क्या है इस वक्त, क्योंकि CY22 मोर और लेस इनको बिलोंग नहीं करता। एक्चुअली अगर 15 साल का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, खास करके 10-12 साल में जब जब फाइनेंशियल कंडीशंस टाइट होती है और लिक्विडिटी टाइट होती है तो एनबीएफसीज के लिए एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। इसके साथ साथ अभी 2018 के बाद में न सिर्फ एनबीएफसीज के लिए लाइबिलिटी मैनेजमेंट एक इशू हो गया है, ऑफकोर्स बहुत बड़ा रेगुलेटरी आर्बिट्राज कम हो गया है, और साथ का साथ अब कंपटीशन जो है वो प्राइवेट बैंक के साथ बहुत स्ट्रांग हो गया है। एज ऑफ राइट नाउ आप अगर मार्केट प्लेस में देखेंगे, मॉर्गेज ले लो, ऑटो ले लो, हर जगह एक प्राइवेट बैंक जो है वो एनबीएफसी को बड़ी टक्कर दे रहा है, क्योंकि प्राइवेट बैंक के लिए कॉस्ट ऑफ मनी जो है वो रिलेटिवली कम है और लेवरेज ज्यादा हो सकता है, और रेगुलेटरी रैपर्स है उसके लिए। तो मेरे ख्याल से फाइनेंस को प्ले करने के लिए एक मार्जिन एक्चुअली बैंकिंग ओनली वुड बी ए बेटर वे। एनबीएफसी के लिए मेरे ख्याल से अगला 6-12 महीना खराब निकलेगा। जो आपने बोला कि 2022 खराब था, 2023 के अंदर दूसरे तरह के स्ट्रेस हैं, लेकिन स्ट्रेस कंटिन्यू रहेंगे एनबीएफसी के लिए। ओके, तो
इस समय एसेट एलोकेशन अगर किसी को एडवाइस करेंगे आप मनीष जी नेक्स्ट ईयर के लिए, तो कितना इक्विटी में, कितना फिक्स इनकम में, कुछ गोल्ड में भी एडवाइस रहेगा क्या इन्वेस्ट करने के लिए? तो इक्विटी और डेट के अंदर एक्चुअली क्या है, हर बंदे का उसके इकोनॉमिक स्टाटा के बेसिस पे ऑफकोर्स डिसाइड किया जाता है कि अगर कोई आम आदमी अगर 60-40 डेट इक्विटी और डेट है एवरेज लेवल पे, तो मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि वो उसको इक्विटी को रिलेटिवली अंडरवेट रखे, 10, 15, 20%, 25% तक, और फिक्स इनकम को क्योंकि वो काफी 2018 के बाद में पहली बार इंटरेस्ट रेट इतने ऊपर आए हैं, और रिलेटिवली मेरे को लग रहा है कि अगले 3 साल के अंदर फिक्स इनकम जो है वो इन्फ्लेशन से करीबन 2% के आसपास में एक्स्ट्रा रिटर्न देगा, तो एक ठीक ठाक एक्सेस रिस्क प्रीमियम है फिक्स इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा एडवाइस ये होगा कि एक इन्वेस्टर अपने हिसाब से डिसाइड करे, बट इक्विटी को थोड़ा अंडरवेट करे और फिक्स इनकम को ओवरवेट रखे। गोल्ड का मायना यह है कि गोल्ड इंडिया के एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए अनुज जो है वो करेंसी का प्रॉक्सी होता है, कि अगर आप एक बड़े इन्वेस्टर हैं और आपको बड़ा फियर है कि करेंसी काफी तेजी से डिप्रिशिएट हो सकता है, तो उसकी वजह से आपका कुछ एलोकेशन गोल्ड में होना चाहिए। पिछले साल, सवा साल से, मेरा 2 साल से ज्यादा ये व्यू था, काफी इन्वेस्टर्स को मैंने इस पर गाइड भी किया कि नहीं, गोल्ड एक्चुअली स्टे अवे फ्रॉम इट, बट एट मार्जिन मेरे ख्याल से थोड़ी अपॉर्चुनिटी है गोल्ड के अंदर, बिकॉज करेंसी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद डिप्रिशिएट होता रहेगा, और दूसरा जो बिकॉज वापस से फेड का पिवट मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट हाफ 2023 के अंदर आएगा, तो दैट विल बी एन एक्स्ट्रा ट्रिगर फॉर गोल्ड। तो अनुज मेरा ख्याल है कि एक छोटा एलोकेशन गोल्ड के लिए इंक्रीमेंटली डेवलप किया जा सकता है। ओके, चलिए देखिए एक बार जरा एक बार मार्केट का इंट्राडे चार्ट लेकर आते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब एक फ्री फॉल, इस समय 0.5% नीचे निफ्टी, करीब 100 पॉइंट नीचे, और बैंक निफ्टी देखिए वो जबरदस्त आपको मूव दिखा रहा है, और अब वो जो उसका एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 43,144, अब उसके नीचे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। तो ये मेक और ब्रेक जोन है यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए। कल भी आपने देखा होगा 500 पॉइंट से ज्यादा की डिक्लाइन कल आई थी बिटवीन 230 एंड 330, और अब यहाँ पर एक बड़ी डिक्लाइन आ रही है, तो एक क्लियर कट एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आ रहा है। मनीष जी, तो आपको शुक्रिया बोलो। उससे पहले एक आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया, थीम, सेक्टोरल थीम या कुछ भी, अगर पता नहीं मुझे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर आप बात करेंगे या नहीं, लेकिन कुछ बड़ी थीम जो आप बैक करेंगे 2023 के लिए। अरे मेरा ख्याल है कि एट मार्जिन अगर आप एक्सेस कर सकते हैं यूएस नैस्डैक इंडेक्स, तो आप वहां पे इंक्रीमेंटली एलोकेट अगले 3 महीने में या अगले 6 महीने में 15% करके आप उसको एलोकेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगले 5 साल में नैस्डैक वुड स्टिल डिलीवर बेटर देन मोस्ट अदर इंडाइसेस इन आवर कंट्री एज वेल अक्रॉस द वर्ल्ड। चलिए मनीष जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ, और 2023 के लिए आपको ऑल द बेस्ट। चलिए, तो ये इस समय एक मैक्रो व्यू मार्केट पर, एक सेक्टर स्पेसिफिक और टॉप डाउन व्यू, लेकिन इस शो को हम यही समाप्त करने की कोशिश करेंगे। अपने गेस्ट को शुक्रिया बोलेंगे। और निफ्टी इस समय करीब 92 पॉइंट नीचे है, 350 पॉइंट बैंक निफ्टी में इस समय डिक्लाइन है। नीरज जी यहाँ पर जुड़ गए। नीरज जी, एक मार्केट में कहानी चल रही है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी चल रही है। अगर आप एलन मस्क का ट्विटर फीड फॉलो कर रहे हैं, तो इस समय हुआ क्या है कि उन्होंने कुछ जर्नलिस्ट को सस्पेंड करना शुरू किया है जो उनके बारे में रिपोर्ट कर रहे थे। तो अब कुछ होता है, अच्छा क्या होता है, कुछ जर्नलिस्ट के अंदर एक एंटाइटलमेंट भी होता है कि मुझे कैसे सस्पेंड कर दिया। तो क्योंकि मैं सिर्फ आपके रिपोर्ट कर रहा हूं, तो आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। तो वो बोल रहे हैं कि आपने मेरी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो शेयर करी है। तो वो बेसिकली वो उनका एक जज जा रहा था, तो उससे रिलेटेड कुछ ट्वीट शायद वो आ गए थे। तो वो ये बोल रहे हैं कि अंडर न्यू पॉलिसी आप रियल टाइम लोकेशन किसी की नहीं शेयर कर सकते, और वो करके आपने मेरी रियल टाइम लोकेशन शेयर की है, और ये टेक्निकली मेरे ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट है। तो उसको जस्टिफाई करके वो इसको एक बता रहे हैं कि एक क्या हो रहा है। ये बहुत फैसिनेटिंग होने वाला है। ये इनफैक्ट अब जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे, बहुत फैसिनेटिंग एक होने वाला है। कल तो इनफैक्ट मैं किसी से डिस्कस कर रहा था कि क्या मस्क साहब खुद 2024 में आई कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव, वो जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी आ गए थे, ऐसे क्या इस बार 2024 में मस्क साहब मतलब खुद वो कर रहे हैं आने के लिए। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी मार्केट को ट्रैक करने के लिए। एक 20 इयर्स ओल्ड लड़का है यूएस में, जिसने एक ट्विटर अकाउंट बनाया था, और उस अकाउंट के जरिए पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन से इनके जेट को रियल टाइम ट्रैक करता था। तो सबसे पहले तो उसको ब्लॉक किया, उस लड़के के अकाउंट को। मात्र 20 इयर्स ओल्ड था,
और उससे फीड लेकर के लोग उसकी लोकेशन को टैग करते हैं। तो ये कल से कहानी जरूर लड़के की तो पहले खैर उसका अकाउंट रोक ही दिया उन्होंने, लेकिन ये बात सही है, इन्होंने खाली खुल के कहा भी है कि मैं तो रिपब्लिकन को सपोर्ट करूंगा। बिल्कुल, तो अगर रिपब्लिकन इनको बनाना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन डेफिनेटली। और इन्होंने कल क्या मतलब पिछले 3 दिनों में बहुत सारे अपने शेयर भी बेचे हैं। हाँ, रोज बेच के, उसके बावजूद इनके पास $70 बिलियन के शेयर्स हैं। अनबिलीवेबल केस स्टडी है एकदम। केस स्टडी है, और दिमाग तो खैर बहुत तेज। अब वो तो आपने पढ़ा होगा ना, जो इन्होंने एक चिप बनाई जिसको दिमाग में फिट करने की कोशिश जो मंकी ट्रायल हो चुका है जिसका ह्यूमन ट्रायल। आप शामिल होना चाहिए इस ह्यूमन ट्रायल में? मैं तो नहीं होऊंगा। ओके, तो खैर चलिए इस गिरावट के दौर में हम लोग ट्रेडर्स हॉटलाइन शुरुआत करते हैं और कुछ आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस।